चलिए, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जन्म कुंडली को देखते हैं। जन्म कुंडली में टोटल 12 भाव होते हैं या खाने होते हैं। कुछ लोग इनको भाव, कुछ इनको स्थान, घर, खाना या हाउस बोलते हैं। इसकी अगर मैं एक इमेज आपको दिखाऊं, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये बक्सा जो बनाया है, ये जो बक्सा है, ये कुंडली कहलाती है। हमने कल इसको बनाने का तरीका सीखा था। पहले हमने 4 स्क्वायर लगाए, सॉरी, एक स्क्वायर बनाया। उसके बाद इसको क्रॉस किया दोनों कोनों से। आपको मार्कर दिखाई दे रहा है? ठीक है। देन हमने फिर एक लाइन इधर खींची और एक इस तरफ खींची, और फिर इन दोनों लाइनों को मिला दिया। तो इस प्रकार ये कुंडली बनी। कुंडली बनने के बाद हमने इसको नंबर। सर मुझे कुंडली नजर नहीं आ रही है। मैम, ये हो गया? नजर आ रहा है खाली? कितना रह गया? इसको हम कुंडली बोलते हैं। इसके 12 खाने होते हैं। कितना रह गया? क्या मुश्किल आ रही है, मैं ये बता दो, वही मैं मुश्किल दूर कर देती हूँ। सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। आपने क्या बोला? सर मैं कह रही हूँ कुंडली नजर नहीं आ रही है। कुंडली नजर नहीं आ रही है? आ तो रही है। मैम, यहाँ से तो स्क्रीन क्लियर हो रहा है। हाँ, अच्छे से आ रही है। सर दिखाई दे रही है कुंडली आपको सर। कहाँ देख रही है? प्रणब मुखर्जी का इधर क्या मतलब? कोई मुश्किल हो रही है तो वो मुझे बता दे कि ये मुश्किल है मम्मी, मेरे को यहाँ आज ईगो है कि मैं आपसे पढ़ना नहीं है। एक दिन मैंने पूरा बर्बाद करना है। आप एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, आपका इशू क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है। ये जो कुंडली है, इसके 12 खाने होते हैं। इन 12 खानों को हम एक एक करके अगर 1 से लेके 12 अंकों में बांट दें, तो ये एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग रखी जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 है, 5 है, 6 है। इनको संस्कृत के नामों से पुकारा जाता है। संस्कृत के नंबर प्रथम, द्वितीय, बोलो। तृतीय, इस तरीके से खाने बोले जाते हैं। इसके बाद इसके अंदर हम इन खानों को भाव बोलते हैं। भाव का अर्थ है कि ये हमारे इंटरनल स्टेटस को दर्शाता है। जैसा हमने कल जाना था कि अंतरिक्ष में एक ग्रह स्थिति हमेशा बनी रहती है, यानी कोई ना कोई प्लेनेटरी पोजीशन होती है। तो हम जिस समय पर जन्म लेते हैं, तो वो प्लेनेटरी पोजीशन उस समय की हमारी जन्म कुंडली में दिखाई देती है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो जानने वाली है वो ये है कि हमें ये पता हो कि एक कुंडली में 12 घर होते हैं। 12 घरों को 12 भाव बोला जाता है। 12 भावों को हम उनके नामों से पुकारते हैं। जैसे पहला भाव जो है वो लग्न या तन भाव या तनु भाव कहलाता है। दूसरा भाव धन भाव कहलाता है। यहां से हम धन को देखते हैं अपने, हमारे जीवन में हम कितना धन एकत्रित करेंगे, किस सोर्स से बनाएंगे, इसे देखा जाता है। तीसरा भाव जो है वो पराक्रम भाव कहलाता है। इसके अंदर हम अपने भाई बहन, अपने बल और पराक्रम, अपने मित्र इत्यादि देखते हैं। चौथा भाव सुख का भाव कहलाता है। इसके अंदर हम जो भी सुख हमें जीवन में मिलते हैं, चाहे वो माता का सुख हो, प्रॉपर्टी का सुख हो, बच्चों का सुख हो, पिता का सुख हो, इन सब सुखों को कैलकुलेट करते हैं। हालांकि बच्चों का और पिता का घर अलग अलग होता है, तो वहां से भी देखा जाता है, लेकिन जब हम उनसे प्राप्त होने वाले सुख की बात करेंगे तो हम चौथे घर से देखेंगे।
हमारे पास कितने गाड़ी मकान बंगले होंगे, वो सब हम चौथे भाव से देखते हैं। पांचवा घर बुद्धि का, सॉरी, पांचवा भाव जो है शुद्ध भाव बोला जाता है। ये बुद्धि का, संतान का, बुद्धि और संतान का भाव होता है। छठा भाव जो है रिपु भाव बोला जाता है। रिपु माने राजा। राजा जो है वो हमारे षड रिपुओं के बारे में बोला गया है। षड रिपु होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या। तो छठे भाव से हम इन चीजों को देखते हैं। इसके अलावा और भी कारक तत्व हैं जिनके द्वारा हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमारा डे रूटीन क्या होगा, हम छठे भाव से देख सकते हैं। हमारे जीवन में हम किस प्रकार की नौकरी करेंगे, छठे भाव से देख सकते हैं। इसी तरीके से सातवें भाव को हम काम भाव बोलते हैं। यहां से हम अपने लाइफ पार्टनर के बारे में या अपने बिजनेस पार्टनर के बारे में या अपने सहयोगियों के बारे में बात करते हैं। आठवें भाव से, सातवें भाव से हम अपने व्यापार की स्थिति का भी अनुमान लगाते हैं। पर जब हम व्यापार को देखते हैं तो 10वें घर से देखते हैं, क्योंकि व्यापार हमारा कर्म है, कर्म भाव से देखा जाएगा। फिर आठवां भाव है, इसे मारक भाव बोला जाता है। यह हमारी आयु का भाव भी कहलाता है। यहां से हम इसको मृत्यु भाव के नाम से भी जानते हैं। यहां से हम अपने जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं उनको देखते हैं, लंबी बीमारी को देखते हैं, जीवन में गुप्त चीजें जो होती हैं उनको देखते हैं। उसके बाद धर्म भाव है। इस भाव से हम अपने भाग्य को, अपने स्वभाव को, अपने पिता को, इनको देखते हैं। 10वां भाव कर्म भाव है। इसके अंदर हम अपना व्यवसाय, हमारी प्रतिष्ठा, ये चीजें देखी जाएंगी। 11वां भाव जो है वो आय भाव का है। यहां से हमारे जीवन में जितनी भी चीजें हमें प्राप्त होती हैं, जो भी चीज हमारे लिए इनकमिंग के रूप में आएगी, वो हम 11वें भाव से देखेंगे। इसी तरीके से 12वां भाव जो है वो मोक्ष का भाव कहलाता है। यहां से हमारे जीवन में जो कुछ भी जाएगा, हमारी आउटगोइंग्स क्या रहेंगी, वो हम यहां से देखेंगे। इसी चीज को मैंने थोड़ा एलोब्रेट किया है। जैसे पहला घर जो है मैं, मेरा, मेरे लिए है, यानी पहले घर या लगन से हम अपने तन के बारे में, अपने बारे में, अपनी सोच के बारे में बात करते हैं। पहला घर मेरी कॉन्शियसनेस भी है, मैं किस प्रकार के विचारों का व्यक्ति हूं, पहले घर से देखा जाता है। ऐसे ही दूसरा घर, यहां पे मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, ये वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। जब भी हम मनी की बात करेंगे तो दूसरा घर देखेंगे, प्रेस्टीज की बात करेंगे तो चौथा घर देखेंगे, और कैसे मिलेगा उसके लिए हम 11th हाउस देखेंगे। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे, ये चीजें अपने आप आपको धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगी। ये हमारा कल का था जो हमने कल स्टडी किया था। अगर यहां तक किसी को कोई इशू हो, कोई चीज पूछनी हो, तो एक बार पूछ लीजिए, फिर हम इससे आगे चलेंगे। किसी का कोई डाउट या कुछ पूछना है आपने? नो सर। ओके। अब इसके बाद हमने जो अगली चीज जानी थी वो थी कालपुरुष कुंडली। कालपुरुष कुंडली जो है वो कुंडली हमें ये बताती है कि संसार को एक व्यक्ति, जो एक व्यक्ति या एक शक्ति चलाती है, जो बिल्कुल न्यूट्रल है, जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस वो सबके भले के लिए कार्य कर रही है, तो हम उसे कालपुरुष बोलते हैं। तो कालपुरुष कुंडली के अंदर हम सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। जैसे पहला घर लग्न का था, दूसरा घर धन भाव का था, इसी तरीके से कालपुरुष कुंडली के अंदर हम लोग राशियों को बैठाते हैं। तो हमें जो राशि चक्र है वो लाइन से याद होना चाहिए। पहली राशि जैसे मेष राशि है, दूसरी वृष या वृषभ राशि है, तीसरी मिथुन राशि है, चौथी कर्क राशि, पांचवी सिंह राशि, छठी कन्या राशि, सातवीं तुला राशि, आठवीं वृश्चिक राशि, नौवीं धनु राशि, 10वीं मकर राशि, 11वीं कुंभ राशि और 12वीं मीन राशि होती है। राशि के द्वारा हम लोग अपने जीवन के बारे में, हमारे पर्सनैलिटी के बारे में अनुमान लगाते हैं।
राशि का स्वभाव हमारे स्वभाव से मेल खाता है। अब यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली जैसे 1 नंबर से चालू होती है या पहली राशि से चालू होती है, जो हमारी वैदिक कुंडली बनती है उसमें कोई और अंक लिखा हो सकता है। जैसे यहाँ पर मैंने वैदिक कुंडली का एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। यहाँ आप देखेंगे तो 7 नंबर के लग्न से कुंडली बनी हुई है। तो जिस व्यक्ति की भी एक कुंडली होगी हम ये बोलेंगे कि ये व्यक्ति 7 नंबर यानी तुला राशि के लग्न का व्यक्ति है। ऐसे ही आपकी जो जन्म कुंडली है वो किसी एक अंक से चालू होगी, उसे लग्न बोला जाएगा। तो ये बोला जाएगा कि आप फलानी राशि या फलाने लग्न के स्वामी हैं, या आपके लग्न स्वामी ये है। ठीक है। अब ये जो राशियां होती हैं इनके स्वामित्व बटे हुए हैं, इनके स्वामी अलग अलग होते हैं। स्वामी का अर्थ होता है जो इनको कंट्रोल करता है या इनका कंट्रोलर होता है, इसको हम राशि लॉर्ड भी बोलते हैं। जैसे मेष राशि का स्वामी मंगल है, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, मिथुन राशि का स्वामी बुध है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, सूर्य राशि का स्वामी सिंह है, कन्या राशि का सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, कन्या राशि का स्वामी बुध है, तुला राशि का स्वामी शुक्र है, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, धनु राशि का स्वामी गुरु है, मकर राशि का स्वामी शनि है, कुंभ राशि का स्वामी जो है वो शनि है, और मीन राशि का स्वामी गुरु है। तो यहां ये कहा गया है कि चंद्रमा और सूर्य इनको केवल एक एक राशि दी गई है। जैसे चंद्रमा को कर्क राशि मिली है और सूर्य को सिंह राशि दी गई है। बाकी जो प्लैनेट्स बचते हैं जिसमें शुक्र, मंगल, बुध, गुरु, शनि आते हैं, इन सबको 2-2 राशियां दी गई हैं। मंगल को पहली और 8वीं राशि दी गई है, वृषभ को दूसरी और 7वीं राशि दी गई है, बुध को तीसरी और 6ठी राशि दी गई है। इसी तरीके से गुरु को 9वीं और 12वीं राशि दी गई है, और शनि को 10वीं और 11वीं राशि दी गई है। यहां पर नेक्स्ट स्लाइड में मैंने राशि के स्वामी, उनका अंग्रेजी नाम और उनकी जन्म तिथि के अनुसार उसको बांट दिया। आप लोग अखबार में देखते होंगे कि इस जन्म तिथि में जो लोग जन्म लेते हैं उनका ये भविष्यफल है। तो ये सूर्य बेस्ड होती है, सन पे बेस्ड होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग जन्म की जो प्रिडिक्शन है वो करते हैं, या डे की या मंथली या ईयरली प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जैसे यहां पर 7वां लग्न लगा हुआ है, यानी 7वां लग्न तुला राशि का हुआ जिसका स्वामी शुक्र है। तो ऐसा व्यक्ति अपने अंदर शुक्र की पर्सनैलिटी को रख के बैठेगा। अब शुक्र जिस घर में बैठा होगा उस घर के भी जो खूबियां हैं जो हमने पीछे देखी थी, वो खूबियां भी उस व्यक्ति के अंदर हमें दिखाई देती। इसके बाद आते हैं जो हमने कल देखा था, सौम्य ग्रह, कठोर ग्रह और क्रूर ग्रह। सौम्य ग्रह वो होते हैं जो बेनिफिक होते हैं, हमारे लाइफ में इजीनेस लाते हैं। हम किसी काम को करने जा रहे हैं तो काम हमारा अपने आप बनता नजर आता है, या कोई हमें हेल्पिंग हैंड मिल जाता है जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। वो हैं गुरु, शुक्र, चंद्र और बुध। इसको बोलते हैं नैसर्गिक प्रकृति या नैसर्गिक शुभता। गुरु और शुक्र जो है वो पूरी तरह से शुभ है, पर चंद्रमा और बुध अवस्था के अनुरूप शुभ या अशुभ फल देते हैं। जैसे बुध अगर सौम्य ग्रह के साथ बैठा है या मित्र राशि में बैठा है तो इसकी नैसर्गिक प्रकृति बेनिफिक होगी, ये हमारे लिए बेनिफिट देगा। पर अगर ये किसी कठोर या क्रूर ग्रह के साथ बैठ जाएगा तो ये उसकी तरीके से बिहेव करने लगेगा। इसी तरीके से जो चंद्रमा है, चंद्रमा की कलाएं होती हैं, चंद्रमा की कलाएं होती हैं। चंद्रमा जो है 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है, और 2 दिन पूर्णिमा पे पूर्ण होता है और अमावस्या पे बिल्कुल अदृश्य रहता है। तो चंद्रमा जो है अपनी कलाओं के अनुसार हमें फल देगा। फिर आते हैं कठोर ग्रह, जिसमें आते हैं मैलेफिक प्लैनेट्स। इसमें है शनि, मंगल, राहु और केतु। ये जो ग्रह हैं ये हमारे जीवन में कठोरता लाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर कोई काम करने जा रहे हैं और उसमें शनि, मंगल, राहु या केतु का प्रभाव पड़ जाए तो ऐसी अवस्था में वो काम करना हमारे लिए कठिन हो जाता है। कई बार काम हमारे बिल्कुल होते होते ये ग्रह उसको रोक भी देते हैं। इसी तरीके से एक ग्रह और है
जिसे क्रूअल प्लैनेट सूर्य बोला जाता है, जो क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रह का मतलब ये होता है, ये हमारे लिए वैसे तो फायदेमंद है, परंतु इसका सिखाने का जो तरीका होता है वो टेढ़ा होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं माता और पिता का। माता सौम्य होती है, बच्चा जो चाहता है माता उसे इजिली अवेलेबल करा देती है। भाई बहन जो होते हैं वो मैलेफिक होते हैं, कभी चीज देंगे वो भी जोर जबरदस्ती लगा के। लेकिन अगर हम पिता की बात करें तो वो थोड़े से क्रूर हो जाते हैं। वो क्रूर कैसे हैं? पिता अपने दृष्टिकोण से देखते हैं कि ये चीज बच्चे के लिए फायदेमंद है और ये चीज नुकसानदायक है। अगर वो बच्चे को समझाते हैं और बच्चा नहीं समझता तो पिता जो है वो बच्चे की पिटाई भी कर देते हैं, जिससे ये बच्चे को ये लगता है कि मेरे जो पिता है वो क्रूएल है। परंतु यहाँ क्रूएलिटी में भी पिता का जो मंशा होती है वो ये रहती है कि मेरा बच्चा आगे चल के इन कठिनाइयों को ना देखे या इससे संबंधित कठिनाइयों से बचे। इसलिए हम सूर्य को एक क्रूर ग्रह लेके चलते हैं। इसके बाद ग्रहों की प्रकृति होती है, जैसे हम मेल फीमेल होते हैं। मेल में ताकत ज्यादा होती है, फीमेल कमजोर होती है। मेल फिजिकली स्ट्रांग होता है, मेंटली थोड़ा कमजोर रहता है, जबकि फीमेल जो है वो फिजिकली कमजोर होती है बट मेंटली मेल से ज्यादा स्ट्रांग होती है, सहनशीलता ज्यादा होती है। इसी तरीके से ग्रहों की नैसर्गिक प्रकृति होती है। इसको भी हम पुरुष, स्त्री और नपुंसक ग्रह में बांटते हैं। गुरु, मंगल और सूर्य ये पुरुष ग्रह के अंतर्गत आते हैं। चंद्रमा और शुक्र स्त्री ग्रह हैं, जबकि बुध और शनि नपुंसक ग्रह बताए गए हैं। यहां पे हम तुलना कर सकते हैं कि सूर्य, मंगल, गुरु ये एक प्रकार से पुरुष तत्व को धारण करते हैं, वहीं चंद्रमा और शुक्र नाजुक ग्रह होते हैं, इजीली लाइफ में सारी चीजें देते हैं, तो इनको मां समान या मां की दृष्टिकोण से देखा जाता है तो स्त्री ग्रह कहलाते हैं। वहीं बुध जो है उसको बालक माना गया है, क्योंकि ये दूसरे ग्रह की नकल करता है, तो हम इसको ये मान के चलते हैं कि बुध जो है वो बालक है और बालक में पुरुष या स्त्री तत्व नहीं होता, इसलिए उसको नपुंसक बोला गया है। इसी तरीके से शनि जो है वो वयोवृद्ध व्यक्ति है, यानी एक उम्र दराज व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति कठोर हो सकता है, क्रूर हो सकता है या सौम्य हो सकता है, ये अवस्था पर निर्भर करेगा। परंतु क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज्यादा है इसलिए उसको भी एक नपुंसक ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद छाया ग्रह आते हैं। 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। तो ये हमने कल सारा पढ़ा था। यहां तक अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ आई, किसी का कोई सवाल हो, कोई चीज पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अब हम इसका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे और अभ्यास में हम इन ग्रहों की स्थिति और जो भाव है उनका तालमेल बैठाने की कोशिश करेंगे। यदि किसी का कोई सवाल हो यहां तक तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग आगे चलते हैं। जी सविता जी और अप टू डेट भारतवर्ष, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपके हैंड ऊपर है। जी डॉक्टर साहब नाम का कैसे पता चलेगा, लगन से ही? नहीं जी, नाम का पता चलता है चंद्र राशि से, वो अभी बता दो। हम ठीक। उसी से शुरू करते हैं, ठीक है? ठीक है। ठीक है, सविता जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? ओके, आप में से कोई व्यक्ति अपना माइक खोल लीजिए। हेलो। जी। हेलो। जी। हेलो सर। सर मुझे ये पूछना है, मेरी ना मुझे डेट ऑफ बर्थ और टाइम मतलब कि नहीं पता है, तो मतलब कि नाम के अकॉर्डिंग फिर हम कैसे अपना राशि वगैरह जान सकते हैं? ठीक। मतलब कि फ्यूचर कैसे पता कर सकते हैं, कुछ जॉब वगैरह का? इसके लिए अलग अलग कई टेक्निक्स होती हैं, जैसे प्रश्नावली होती है, प्रश्न विज्ञान होता है। तो आप जब कुछ पूछना चाहें तब अपना प्रश्न रखेंगे तो उस समय गोचर की जो कुंडली होगी उसको देख के आपके बारे में बताया जा सकता है। ओके सर। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले नाम लेते हैं चंद्रमा का। सपोज कीजिए चंद्रमा बैठा है किसी का चौथी राशि में। तो उसका जो नाम होगा या चंद्र राशि जो बोली जाएगी या नाम राशि जो बोली जाएगी वो कर्क लग्न से देखी जाएगी। ठीक है जी।
इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं सूर्य की। ये हमने कल देखा था, ये मैं अभी बता देता हूँ एक बार और। यहाँ देख सकते हैं सूर्य और चंद्रमा बैठे हुए हैं। सूर्य उगने का जो स्थान है वो है लग्न। लग्न से सूर्योदय होता है। जब सूर्योदय होता है तो उस समय का जो लग्न होगा वो हमारी जन्म समय का लग्न कहलाता है। इसके बाद सूर्य हर राशि में 2-2 घंटे रहता हुआ 24 घंटे के अंदर विचरण करता हुआ अपने स्थान पर पहुंचता है। अगर किसी का सूर्य सपोज कीजिए लग्न में बैठा है तो हम ये कहेंगे कि सूर्य जो है बच्चे का जो जन्म है वो सुबह के समय हुआ है। वहीं सूर्य अगर 10वें घर में आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि बच्चे का जो जन्म है वो सुबह, यहाँ से हम 2-2 घंटे काउंट करते हैं। अगर मान लीजिए सूर्योदय 5:30 हुआ है तो 5:30 से 6:30, 7:30, 7:30 से 9:30, 9:30 से 11:30, 11:30 से 1:30 बजे तक, यानी बिल्कुल दोपहर में बच्चे का जन्म हुआ है। इसी तरीके से अगर सूर्य जो है 8वें घर में आ जाए तो हम ये बोलेंगे कि उस व्यक्ति का जो जन्म है वो शाम के समय हुआ है। ठीक है। और दूसरा जो नियम था वो ये था कि यदि अगर जहां पर भी सूर्य बैठा हो अगर चंद्रमा उससे पीछे है तो वो कृष्ण पक्ष को दर्शाएगा, और चंद्रमा यदि उससे आगे के इस खाने में आ जाएगा, कहीं पे भी आगे आ जाएगा, तो वो उसके पूर्णिमा पक्ष को दर्शाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे कोई एक व्यक्ति अपना सूर्य की पोजीशन बताइए, सूर्य कहाँ बैठा है, तो हम उसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए किसी का व्यक्ति का सूर्य लग्न में बैठा हुआ है, तो सूर्य किसका कारक है? मैंने ये ग्रुप में कल भेज दिया था। सूर्य हमारे पिता का, प्रतिष्ठा का, और किसका कारक होता है? सर आप पिता का है, प्रतिष्ठा का कारक है, आत्म कारक है, और स्वास्थ्य का कारक है। और तो ये सारी जो खूबियां हैं ये हम पहले खाने से कैलकुलेट करेंगे। पहला खाना किसका था? मैं, मेरा, मेरे लिए। यानी जिस व्यक्ति का सूर्य लग्न में बैठेगा वो व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा के बारे में हमेशा सोचता रहेगा। वो ये सोचेगा कि मैं कैसे आगे से आगे बढ़ूं। सूर्य ऊर्जा कारक है, सूर्य में से गर्मी बहुत निकलती है, तो ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव होगा वो बहुत उत्तेजक होगा। एकदम से वो किसी भी बात पे बिगड़ सकता है और क्रूर स्वभाव का होगा। ऐसा व्यक्ति अपने पिता के पद चिन्हों पे चलता है, या ये भी कहा जा सकता है कि इस व्यक्ति के पिता का जैसा व्यवहार था ऐसा ही इस व्यक्ति का व्यवहार रहेगा। ठीक है। अगर यही सूर्य चौथे घर में आ जाए तो चौथा घर है माता का, सुख का, संपत्ति का। तो सूर्य प्रतिष्ठा का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति के पास संपत्ति भी आएगी, उसके पास प्रॉस्पेरिटी भी होगी। पर जब हम माता की बात करते हैं तो माता जो है वो चंद्रमा है, और सूर्य जो है माता को रोशनी देने वाला ग्रह है। यानी सूर्य चंद्रमा को रोशनी देता है, तो इस प्रकार सूर्य माता पे हावी है। तो ऐसा व्यक्ति अच्छी प्रॉपर्टी अपने बलबूते पे बनाएगा, उसके पास वाहन सुख भी होगा, उसके पास घर का सुख भी होगा। परंतु जब हम माता के पक्ष में इसको देखेंगे तो माता के पक्ष में सूर्य 2 चीजें बताएगा कि माता क्रूर हो सकती हैं, या माता जो है कोई ऐसा कार्य कर सकती हैं जो क्रूर श्रेणी में आता हो। जैसे माता जो है सूर्य से संबंधित व्यापार कर सकती हैं, माता लोगों को डोमिनेट कर सकती हैं, एक अच्छी नेता हो सकती हैं। इस तरीके से हम माता के बारे में बताएंगे। इसी तरीके से अगर किसी का सूर्य दशम भाव में आ जाता है तो दशम भाव होता है कर्म का, व्यवसाय का। अब यहां पे हम क्या बोलेंगे कि सूर्य जो है प्रतिष्ठा का कारक है और 10वां घर कर्म का कारक है। तो जिस प्रकार सूर्य अपनी नियत गति से, जो उसकी नियमित गति है,
उससे कार्य करता है, समय से उठता है समय से डूबता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने कार्य के प्रति काफी सतर्क रहेगा, समय से कार्य करेगा, समय से सारा कार्य को पसंद करेगा। वहां पे अपने कार्य स्थान पर वो बिल्कुल भी ढील पसंद नहीं करेगा, नियमों का पालन करेगा। और क्योंकि व्यवसाय का या व्यापार का क्षेत्र है, तो उसमें सूर्य बैठने का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति अपने व्यापार में खूब तरक्की करेगा। पर यहाँ पे ये कंडीशन भी लगती है कि ऐसा व्यक्ति सूर्य से संबंधित कामों में ही ज्यादा तरक्की करेगा, बाकी कामों में हो सकता है कि उसको नुकसान हो, पर सूर्य से संबंधित काम में उसे हमेशा तरक्की मिलेगी। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब इसी तरीके से मैं यहाँ चंद्रमा अगर ले लूं, चंद्रमा अगर लगन में बैठा हुआ है तो व्यक्ति के अंदर सौम्यता के गुण आ जाएंगे। डॉक्टर साहब, हाँ जी, अगर सूर्य लगन में बैठा हुआ है तो वो राजनीति में सफल होगा क्या? राजनीति में सफल हो सकता है, होगा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बाकी ग्रह की प्लेसमेंट्स भी देखी जा रही है। जी जी जी। अब चंद्रमा अगर है तो चंद्रमा क्या है, भावुक होता है, इसमें भावनाएं होती हैं, सौम्य होता है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत भावुक होगा, सौम्य होगा। चंद्रमा दिन प्रतिदिन अपनी कलाओं को बदलता रहता है, कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा मानसिक रूप से तनाव में रहेगा। उसके मन में तरह तरह के विचार आते रहेंगे, कभी कुछ विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, कभी बुरे विचार आएंगे, तो वो चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करेगा। तो ऐसा व्यक्ति इस तरह के स्वभाव वाला रहेगा। अब यही चंद्रमा 7वें घर में आ जाए, तो 7वां घर हमारे पार्टनरशिप का है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पार्टनर होगा, वो चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, चाहे हमारी ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हमारे साथ शेयरिंग रखता हो, वो व्यक्ति हमें लेके हम उस व्यक्ति को लेके भावुक हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा भावुकता का कारक है। दूसरा, अगर हम उस व्यक्ति से तुलना करें तो वो व्यक्ति जो है वो चंद्रमा के समान दिखाई देता होगा, यानी चेहरा गोल होगा, सुंदर होगा, रंग साफ होगा। इस तरीके की प्रिडिक्शन हम इसमें दे सकते हैं। ये हमारी जो प्रिडिक्शन थी घर और ग्रह के अनुसार थी। अब हम इसे काल पुरुष की कुंडली में लगा के देखेंगे। तो काल पुरुष की कुंडली आप देख रहे हैं, मैंने बना रखी है 1 से लेके 10 12 तक। ये सारे ग्रह जो ग्रह बैठे हुए हैं, राशियां बैठी हुई हैं, इनके स्वामी के साथ इसका तालमेल बिठाएंगे। अब मान लीजिए एक राशि में जो वृषभ राशि ये मेष राशि है, उसके अंदर चंद्रमा बैठा। मेष राशि मंगल इसका स्वामी है और चंद्रमा उसके साथ बैठा है। तो यहाँ पे ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के अंदर चंद्रमा के गुण होंगे, उसका स्वभाव चंद्रमा के जैसा होगा, परिवर्तनशील होगा। इसी तरीके से क्योंकि ये मेष राशि में है, तो मेष राशि किसकी होती है? मेष हम बोलते हैं भेड़ को। तो इस व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के गुण होंगे जैसा एक भेड़ में होते हैं। अब भेड़ क्या करती है, आप देखिए, एक भेड़ दूसरे भेड़ से सिर टकराती है, उसकी जो ताकत है उसका सिर होता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल और चंद्रमा, या हम ये बोलें कि काल पुरुष की कुंडली में जिसके लग्न में चंद्रमा बैठेगा, वो व्यक्ति हमेशा दूसरों से सिर टकराता रहेगा। यानी इसको दूसरों की बातें समझ में नहीं आएंगी, दूसरा कुछ बोलेगा ये कुछ समझेगा, दूसरा कुछ और समझाना चाहेगा ये उससे लड़ने के लिए तत्पर हो जाएगा। हालांकि ये भावुक है, ये सहृदय है, सौम्य है, पर फिर भी मंगल के प्रभाव से ये उससे या तो उत्तेजित हो जाएगा या फिर उससे लड़ने का प्रयास करेगा या उसको काटने की कोशिश करेगा। ठीक है? सब हाँ जी, एक चीज और पूछनी है डॉक्टर साहब, एक बार फिर से बता देंगे काल पुरुष और वैदिक में क्या थोड़ा अंतर है, एक बार बता दें। जी। देखिए, काल पुरुष की कुंडली होती है, काल पुरुष का मतलब है हम समय को लेकर चल रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ईश्वरी कुंडली है। इस कुंडली पे किसी का भी कोई जोर नहीं होता, ये हम राशि के अनुसार सेट करते हैं। जैसे पहली राशि में मेष राशि होगी, उसके बाद सारी जो राशियां हैं वो लाइन से लगाते चले जाएंगे। ठीक है? जैसे मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, इस तरीके से सारी लाइन से लगी हुई है। हाँ जी, ठीक है। बाकी इनके जो स्वामी है वो इसके अंदर लिखे हैं रेड कलर में। मेष का स्वामी मंगल है, कर्क का स्वामी चंद्रमा है, तुला का स्वामी शुक्र है। इस तरीके से ये हमें याद होना चाहिए पूरा चार्ट। ठीक है? ठीक है डॉक्टर। और वैदिक कुंडली वो होती है जो हमारी जन्म कुंडली होती है, इसके अंदर कोई भी अंक आ सकता है। जैसे यहाँ देखिए, वैदिक कुंडली में मैंने 7 का अंक लिखा हुआ है जी। यहाँ हम ये कहेंगे कि ये व्यक्ति तुला राशि
या तुला लग्न का व्यक्ति है। ठीक है जी। अच्छा। तो यहां पे मैं बता रहा था कि इसके अंदर मंगल के अंश पैदा हो जाएंगे और व्यक्ति जो मेष के समान सिर भिड़ाएगा, दूसरों की नकल करने वाला होगा। मेष या भेड़ को हम बोलते हैं ये सीधा है, तो ये व्यक्ति बहुत सीधा रहेगा। अब इसका जो स्वामी है वो मंगल बना, तो ऐसा व्यक्ति उत्तेजित होगा, तुरंत एक्शन लेने वाला होगा, जल्दी जल्दी काम को करेगा और जल्दी ही अपने जीवन को ये कहेगा कि हर चीज फटाफट फटाफट करते चले जाओ, तो इसके जीवन में हर चीज अधूरी रह जाती है। ऐसे ही ये चंद्रमा अगर मान लीजिए 5वें घर में आ गया, तो 5वां घर संतान का है, चाहे माता हो या पिता हो, अपने बच्चों को लेके चंद्रमा हमेशा सौम्य रहता है। तो हम यहां पर ये बोलेंगे, चाहे ये पुरुष की कुंडली है या स्त्री की कुंडली है, जिस व्यक्ति के 5वें घर में चंद्रमा बैठेगा, ये व्यक्ति बच्चों को लेके काफी सेंसिटिव होगा। इसको भले ही कोई भी आके मार दे, पीटे, ये कोई जवाब ना दे, सौम्यता से उसका निराकरण करने की कोशिश करेगा। पर यदि कोई व्यक्ति इनके बच्चों के बारे में, इनकी विद्या के बारे में बोलेगा, तो ये तुरंत अग्रेसिव हो जाएंगे और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर चंद्रमा उनका रक्षक बनके काम करेगा। अब यहां पर यह बोला जा सकता है कि चंद्रमा अगर पंचम घर में बैठे तो बुद्धि, क्योंकि ये बुद्धि का स्थान है, विद्या का स्थान है और संतान का स्थान है, और चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये सारी चीजें उसे आसानी से मिल जाएंगी या कम मेहनत में मिल जाएंगी। अब ये चंद्रमा जो बैठा है 5 अंक की राशि में बैठा है, यानी सिंह राशि में बैठा है, तो इस व्यक्ति के स्वभाव में सिंह के समान गुण भी होंगे। शेर के बारे में क्या बोला जाता है कि जब तक शेर को भूख नहीं लगती वो शिकार नहीं करता। तो ऐसा व्यक्ति जब तक बहुत ज्यादा आवश्यक ना हो किसी भी काम को करने की कोशिश नहीं करेगा। जब उसके काम का टाइम खत्म होने वाला होगा तब ये जल्दबाजी करेगा और उस काम को पूरा करेगा। इसी तरीके से जब हम सूर्य से इसकी तुलना करेंगे, क्योंकि 5वां सिंह राशि का स्वामी जो है वो सूर्य भी है, तो सूर्य के समान इसमें गुण आएंगे। ये अपनी प्रतिष्ठा के लिए काम करेगा, अपने ज्ञान को बढ़ाने का लगातार अभ्यास करेगा, कोशिश करता रहेगा कि मेरा ज्ञान बढ़े, मेरी संतान हमेशा सुखी रहे, मेरी विद्या बढ़ती रहे। तो इन चीजों पे ये हमेशा फोकस करता रहेगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सूर्य को लेते हैं, अगर मान लीजिए सूर्य आय के स्थान पे बैठा हुआ है, तो सूर्य एक क्रूअल प्लेनेट है। सबसे पहली व्याख्या हम क्या करेंगे, सूर्य एक क्रूअल प्लेनेट है, तो आय से संबंधित या आय पाने में इस व्यक्ति को समस्याएं पैदा होंगी या इसको कठोरता का सामना करना पड़ेगा, तभी वो पैसा कमा पाएगा, उसको आय होगी। दूसरी चीज, ये यहां पे बैठा है शनि के घर में या शनि की राशि में, कुंभ राशि में। कुंभ कौन होता है, कुंभ होता है एक मटका जिसके अंदर आधा पानी भरा हुआ है आधा खाली है। तो हमारे यहाँ पे एक लोकोक्ति भी है जिसमें बोला जाता है अधगर गगरी छलकत जाए, यानी आधी गगरी जो है वो छलकती रहती है। इसी तरीके से जो व्यक्ति कुंभ राशि के होते हैं उनमें डुअलिटी की पर्सनैलिटी पाई जाती है। ये वैसे तो सौम्य होते हैं, क्योंकि राशियों के भी अपने तत्व होते हैं और अपने खूबियां और वो होते हैं, तो ये सौम्य होते हैं, नरम होते हैं। पर यदि कोई इनके परिवार के बारे में बोले, क्योंकि ये अपने परिवार को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं, कोई इनके परिवार के बारे में बोले तो ये लड़ने मरने तक को तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर सूर्य बैठा है, शनि की राशि में बैठा है, तो इसका मतलब यह है कि इस व्यक्ति को पैसा या आय तो मिलेगी, प्रतिष्ठा के साथ मिलेगी, परंतु उसे मेहनत करनी पड़ेगी या उसे अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा। वहीं शनि जो है धीमी गति का प्रतीक है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में सब कुछ मिलता है, इस चीज की गारंटी है, पर साथ ही साथ उसे अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत भी पड़ती है। अब यही सूर्य अगर मान लीजिए तीसरे घर में बैठ गया, तो तीसरा घर जो है हमारी पराक्रम का है, मित्र भाई बंधुओं का है, हमारे सोशल सर्कल जो बेसिकली जैसे ई कॉमर्स होता है इसका है। तो
एक व्यक्ति को तरक्की तो दिलाएगा ई कॉमर्स के माध्यम से, क्योंकि सूर्य बैठा है, प्रतिष्ठा देगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो पिता है उसके संबंध अपने भाई बहनों के साथ अच्छे रहे होंगे और अपने भाई बहनों का पालन पोषण किया होगा, क्योंकि सूर्य बैठा हुआ है वहां, और ये पिता का इंडिकेशन देता है। अगर हम प्रतिष्ठा की बात करें तो ऐसा व्यक्ति यदि इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता है, जिसके अंदर ई कॉमर्स का काम करता है, तो उसे सूर्य के समान प्रतिष्ठा मिलेगी। परंतु जैसा मैंने बताया कि ये जलाता भी है, तो इस व्यक्ति को अतिरिक्त, जो लोग नॉर्मल मेहनत करके मिलता है वो उनको अतिरिक्त मेहनत के द्वारा प्राप्त होगा, पर यह है कि जरूर मिलेगा। और वहीं अगर यहाँ पे चंद्रमा बैठ जाए तो यही चीज उसको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, यहाँ किसी का कोई सवाल हो कुछ? सर सूर्य अगर 7वें में हो तो तब के साथ अगर बुध हो तो सूर्य अगर 7वें घर में आ जाता है तो आप ये देखिए 7वां घर पार्टनर का है। यहाँ पे हमारा जो लाइफ पार्टनर रहेगा वो तेज तर्रार होगा, सूर्य के समान। अगर आप देखेंगे सूर्य के पास कोई भी ग्रह जाता है तो वो उसको अपनी रोशनी से अस्त्र देता है। तो यहाँ पे अगर आप वाइफ हैं तो हस्बैंड आपका सूर्य के समान होगा, अगर आप हस्बैंड हैं तो वाइफ आपकी सूर्य के समान होगी। तो जो भी सूर्य के समान होगा घर में उसकी चलेगी। घर को बनाने का, घर के नियम बनाने का, घर किस तरीके से चलेगा, बच्चे कैसे करेंगे, पत्नी कैसे करेगी, वो सूर्य डिसाइड करेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पे पार्टनर को कंट्रोल करने वाला ग्रह बन जाएगा। अब सूर्य यहाँ पे सप्तम भाव में बैठा हुआ है। सप्तम भाव जैसे पार्टनर का है तो हमने उसको सूर्य से कैलकुलेट किया। यहाँ पर तुला राशि है, तो तुला राशि का अर्थ ये हुआ कि ऐसा व्यक्ति या जिसका सूर्य एक्टिवेटेड होगा, ये व्यक्ति कभी भी अन्याय की बातें नहीं करेगा, क्योंकि तुला का मतलब है बैलेंसिंग। ना तो ये पूरी तरह न्याय कर पाएगा ना पूरी तरह अन्याय कर पाएगा, ये वही बताएगा जो बैलेंसिंग स्टेज में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजों को जोड़कर उनकी कैलकुलेशन साधारण तरीके से निकाल सकते हैं। डॉक्टर साहब जैसे आप सर 5वां घर में है तो बोलिए। सूर्य 5वें घर में ले, चलिए पहले घर से लेते हैं हम सूर्य। पहला हमने ले लिया था, अब हम दूसरे घर में ले लेते हैं सूर्य। दूसरा घर हमारे कुटुंब का है, हमारी आय का है, और हमारे कुटुंब का है, आय का है, वाणी का है। सूर्य एक तेजस्वी ग्रह है, तो ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंब में प्रधान रहेगा, कुटुंब को चलाने की कोशिश करेगा। यानी वो ये चाहेगा कि हर व्यक्ति उसके नियमों का पालन करे, जो वो नियम बताए उसका पालन करे। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो सूर्य जो है वो नाराज हो सकता है, यानी सूर्य वहां पे अपने आप को नीचा फील करेगा, तो उत्तेजित होकर झगड़ा करने पे भी उतारू हो सकता है। अगर ये किसी व्यक्ति के पिता की कुंडली किसी व्यक्ति की कुंडली है और सूर्य यहाँ बैठा है, तो हम ये बोलेंगे कि इस व्यक्ति के पिता ने अपने कुटुंब को बनाने के लिए पूरा काम किया। तो ऐसे व्यक्ति के पिता ज्यादातर अपनी बहनों की शादी, इकलौते होते हैं तो बहनों की शादी कर देते हैं, या परिवार में सबसे बड़े होते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी इंडिकेशन देख सकते हैं। सूर्य एक तेजस्वी ग्रह है, तो वाणी में तेज होगा, सामने वाला व्यक्ति इस व्यक्ति की बातों से प्रभावित हो जाएगा और कार्य को पूरा करेगा। और सूर्य एक क्रूअल ग्रह है, तो पैसा कमाने के लिए इस व्यक्ति को थोड़ा सा अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी। सूर्य यदि तीसरे ग्रह में आ जाए तो ये मैं बता चुका हूं, चौथे ग्रह का मैं बता चुका हूं, 5वें में आ जाए तो 5वां ग्रह जो है वो संतान का है, बुद्धि का है, व्यापार, ये बुद्धि का है, संतान का है, विद्या का है। सूर्य क्रूअल ग्रह है, तो ऐसे व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा तो मिलेगी, हर चीज में आगे जाएगा, पर अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी। और इसके साथ साथ सूर्य अपने घर में बैठा है, तो अपने घर का बल भी उसको मिल जाएगा। सूर्य यदि छठे घर में चला जाए, छठा घर जो है वो होता है ऋण रोग शत्रु का, रिपु भाव जो बताया था। तो सूर्य जो है, ये सूर्य के बारे में कहा जाता है कि सूर्य जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान के प्रभाव को जला देता है, या गर्मी के प्रभाव से उस चीज को कम कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति को ये भी कहा जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति ऋण रोग शत्रु से बचा रहेगा, या ये भी कहा जा सकता है अगर सूर्य वीक हो जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति को ऋण रोग शत्रु से खतरा हो सकता है। ऐसे ही सूर्य अगर 8वें भाव में पहुंच जाए तो ये व्यक्ति, क्योंकि सूर्य आत्मकारक है और ये पीड़ा का घर है,
तो ये व्यक्ति अपनी बात को सामने वाले को सही प्रकार से समझा नहीं सकता। अगर ये पूरी तरह से कंसंट्रेट करे तभी वो अपनी बात सामने वाले को समझा पाएगा, पर ये व्यक्ति कभी भी बिना कंसंट्रेशन के अपनी बात को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। सूर्य अगर नवम भाव में आ जाए तो नवम भाव हमारे पितरों का है, सूर्य प्रतिष्ठा का है, तो भाग्य का है। तो हमारा भाग्य जो है हमारे को बहुत कुछ देगा, हमें ऊंचाइयों पे ले जाएगा, हम अपने जीवन में एक अच्छा मतलब अच्छी स्टेज प्राप्त करते हैं, लोग हमें सुनते हैं। तो सूर्य यहाँ पे ये प्रभाव देगा, और साथ ही साथ ये पिता और एंसेस्टर्स का भी है, हमारे पितरों का भी है। तो सूर्य का यहाँ बैठना ये भी दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति यदि पितरों से संबंधित काम करे या पितरों की पूजा करे, या जैसे उसके पितरों ने लोगों की मदद करी या जो काम उसके पितरों ने करे अगर वो भी करे, तो उसका भाग्य जो है प्रबल हो जाएगा, भाग्य उसका साथ देगा। सूर्य यदि 10वें स्थान पे पहुंच जाए तो ये शनि के घर में सूर्य आ गया है। ये राशि जो थी आपकी मकर थी, इसका स्वामी शनि था। शनि और सूर्य पिता पुत्र हैं, परंतु इनमें शनि जो है वो सूर्य को पसंद नहीं करते। अब सूर्य जो शनि के घर में गया तो यहाँ पे पीड़ित हो जाएंगे। यहाँ पे पुत्र के द्वारा रिस्पेक्ट ना मिलने पर सूर्य पीड़ित रहता है, परंतु जब हम इसको दूसरे एंगल से देखेंगे तो दूसरा एंगल क्या कहता है कि ये कर्म का क्षेत्र है, तो व्यक्ति अपने कर्म के क्षेत्र में काफी नियमित रहेगा, और जो व्यक्ति अपने कर्मों में नियमित होता है उसे मतलब उसे पब्लिसिटी, नेम, फेम सब मिलता है। तो सूर्य यहाँ पे एक अच्छा इंडिकेशन देगा। इसी तरीके से सूर्य अगर 12वें घर में चला जाए तो 12वां घर कारक होता है। ऐसा व्यक्ति, किसी का वो खुला हुआ है, माइक खुला हुआ है, ऑफ कर लीजिए। किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज ऑफ कर लीजिए। जिसका सूर्य 12वें घर में बैठेगा, 12वां घर हमारे एक्सपेंडिचर का होता है। अब सूर्य जो है क्रूअल ग्रह है, एक्सपेंडिचर अधिक मात्रा में करा सकता है, यानी ऐसा व्यक्ति अपने घर से उठा के दूसरी व्यक्तियों में बांट सकता है। इसको फेम मिलेगा, इससे इसको खुशी मिलेगी, पर ऐसे व्यक्ति का जो परिवार होता है वो पीड़ित रहता है। तो इसी हम उपाय ढूंढते हैं, और इसी के अंदर ही हम जो ग्रहों की स्थिति होती है उसके अनुरूप। सर ये तो मेष लगन है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ग्रह होंगे सूर्य। अगर किसी का तुला हो या कर्क हो तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे ना, हर किसी का मतलब सूर्य का नेचर चेंज हो जाएगा लगन के अनुसार। इस समय हम सिर्फ कालपुरुष कुंडली की बात करें। यहाँ पे नंबर देखिए 2, 3, 4, ये मेष लग्न की कुंडली है। गुरुजी क्षमा चाहता हूँ बीच में बोलने के लिए, किसी का माइक ऑन है गुरुजी, जिससे डिस्टरबेंस काफी ज्यादा आ रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर मैंने बोला तो मिला नहीं, मैं ढूंढ रहा था यहाँ पे। सर सविता जी कौन है? सविता जी। प्रश्न कर, चलिए मैं माइक ऑफ कर। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बनाया 10वें घर में 11वें घर में सूर्य है, तो दोनों शत्रु राशियां हैं। डॉक्टर साहब ऐसे में पिता और पुत्र की बनेगी? देखिए पिता पुत्र की बनने के लिए और भी ग्रह देखे जाएंगे, यहाँ तो हम सिंगल एक ग्रह के ऊपर प्रेडिक्शन कर रहे हैं। अभी हम इसका अभ्यास कर रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चीजें क्लियर होती जाएंगी। सर सूर्य ग्रह ये तो आपने बताया कि उस ग्रह में जिस भी भाव में बैठा हो, अभी तो ये अपने अकेले का बताया। अगर ये किसी के साथ बैठा हो तभी सेम रिजल्ट देगा या तब चेंज हो जाएगा? तब रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। ओके, हाँ उस पे हम आने वाले हैं, बस बहुत जल्दी आ रहे हैं। जी। ये नीचे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आपका केंद्र भाव, त्रिकोण भाव, ये सब पता होने चाहिए, उसके बाद ही हम यहाँ पहुंचेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बुध की। बुध ग्रह जो है वो एक बालक के समान है, तो किसी की भी नकल करता है। व्यवसाय का, बुद्धि का प्रतीक है। बुध ग्रह जिस घर में बैठेगा
उसी के अनुरूप या उसके स्वामी के अनुरूप रिजल्ट देना चालू कर देता है। जैसे मैंने बताया, बुध एक बेनिफिक प्लेनेट है। अगर ये अकेला बैठता है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, अधिकतर सूर्य के आसपास ही रहता है ये। सपोज कीजिए बुध जो है चौथे घर में बैठ गया, कर्क राशि के अंदर। अब यहां हम कैसे देखेंगे, क्योंकि यहां पर कोई और प्लेनेट नहीं है, बुध अकेला है, तो हम ये बोलेंगे बुध एक सौम्य ग्रह है, उसकी नैसर्गिक शुभता गुण है। तो हम यहां पर बुध को चौथे घर में देखते हैं। चौथा घर माँ का था, संपत्ति का था, गाड़ी का था, ज्वेलरी का था। तो इन सब चीजों के लिए जो बुध है, क्योंकि ये सौम्य है, तो ऐसे व्यक्ति के पास ये सारी चीजें आसानी से आएंगी। अब चौथा घर जो है, 4 अंक जो है, वो कर्क राशि का है, यानी चंद्रमा का है। चंद्रमा सौम्य होता है और बुध सौम्य ग्रह के साथ बैठा है, तो ये चीजें बहुत आसानी से उसे मिलेंगी। यानी उस बच्चे के बारे में हम ये बोल सकते हैं, जिस व्यक्ति की ये कुंडली है, कि उसके माता पिता जो है वो पैसे वाले या समृद्ध होंगे। बच्चा जो इच्छा करेगा, जहां तक जो इच्छा करेगा, माता पिता आसानी से पूरी कर देंगे। तो यहाँ पे ये प्रिडिक्शन बन जाएगी। पर यहाँ पे साथ ही साथ एक चीज और भी है, माता बच्चे को हमेशा जब बच्चा छोटा है तो उसको साम्यता से चीजें दे देती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, माता के स्वभाव में थोड़ी सी कठोरता आ जाती है। तब जो बच्चा है वो माता को पसंद नहीं करता, वो अपने पिता को पसंद करना चालू कर देता है। तो इस तरीके से हम जनरल प्रिडिक्शन के अंदर इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो बुध जब चंद्रमा के घर में आएगा, तो यहाँ पर ये आके थोड़ा सा पीड़ित हो जाता है। ये माँ से नाराज होता है कि भैया मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, इतनी सौम्यता किस लिए। तो इसको थोड़ी क्रूरता अच्छी लगती है कि कोई इसको डांट के रखे, तो ये उसकी नकल करता है। तो ये अधिकतर सूर्य के साथ आपको मिलेगा। इसी तरीके से अगर बुध जो है वो मान लीजिए 10वें घर में आ गया, 10वां घर व्यापार का है और बुध जो है बुद्धि का प्रतीक है, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धि के द्वारा अपने व्यापार को बढ़ाएगा। दूसरा 10वां घर जो है कर्म का है। इस व्यक्ति को बुद्धि से संबंधित कर्म करने में लाभ मिलेंगे। इस तरीके से हम इसकी प्रिडिक्शन करेंगे। इसी तरीके से हम मंगल ले लेते हैं या शनि ले लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का शनि जो है वो लगन में है। लगन मैं मेरा मेरे लिए होता है, और शनि का जो स्वभाव है वो रूखा स्वभाव है, कठोर स्वभाव है, लेकिन न्यायप्रिय है। तो ऐसे व्यक्ति का जो अपने जीवन में प्रभाव रहेगा वो ये रहेगा कि ऐसा व्यक्ति अपने अपने शरीर पे ज्यादा ध्यान नहीं देगा। ये उसके अंदर कमजोरी रहेगी, क्योंकि शनि का स्वभाव रूखा सूखा है। तो वो व्यक्ति मैं मेरा मेरे लिए रूखा सूखा रहेगा। परंतु शनि इस चीज की गारंटी देता है कि अगर कोई व्यक्ति शनि के नियमों का पालन करे तो वो उसको समस्त सुख अवेलेबल कराने की ताकत रखता है। तो अगर ऐसा व्यक्ति अपने ऊपर काम करना शुरू कर दे, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना शुरू कर दे, तो ऐसे व्यक्ति का शनि उसके लिए पूरी तरह सपोर्टिव हो जाएगा और उस व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा मान सम्मान दिलाने का काम करेगा। शनि डिले का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने ऊपर काम करने में समय लगेगा। एक अगर यहाँ पे हमारा चंद्रमा बैठा होता या गुरु बैठा होता, तो वही व्यक्ति के अंदर आत्मिक गुण होते, वो अपने आप ही सारी चीजें मेंटेन कर रहा होता। पर शनि बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने काम करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना होगा, अतिरिक्त बल लगाने की आवश्यकता इस व्यक्ति को पड़ती है। इसी तरीके से शनि अगर मान लीजिए 5वें घर में चला गया, तो हम ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को बुद्धि चीजें जो है देर में समझ आएंगी, पर जो समझ आएंगी वो अनोखी होंगी, बहुत अच्छे से वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। संतान पक्ष होने में या संतान होने में देरी हो सकती है, संतान संबंधी रिलेशंस जो है वो कठोर हो सकते हैं, दिक्कतें आ सकती हैं, उसके शिक्षा प्राप्ति में समय लग सकता है, उसको दिक्कतें आ सकती हैं। पर अगर वो प्रयास करे
तो ये गारंटी है कि वो जिस चीज का कोशिश करेगा वो चीज उसे आसानी से मिल जाएगी। यही शनि अगर मान लीजिए 10वें स्थान पे चला जाता है, तो 10वां स्थान जो है वो व्यापार का है, कर्म का है। तो ऐसे व्यक्ति को मेहनत करने की जरूरत होती है। ऐसा व्यक्ति अगर मेहनत करते हुए या अपने कर्मों के द्वारा ये सोचे कि मुझे ये चीज पानी है जो असंभव है उसके जीवन के लिए, कि लोग देख के कहते हैं असंभव है, तब भी शनि उसको ये सुविधा देता है या उसके ग्रहों को इतनी शक्ति दे देता है कि अगर वो अपने कर्मों पे प्रधानता ले आए, कर्मों को महत्व दे, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। 10वें घर का शनि, जिस व्यक्ति के कुंडली में 10वें घर का शनि हो, उस व्यक्ति के लिए ये बोला जाता है कि वो बैठ के एक जगह काम करे, ज्यादा भागा दौड़ी वाले काम ना करे, क्योंकि 10वां घर कर्म का है। अगर वो भागा दौड़ी कर रहा है तो वो कर्मों के अंतर्गत काउंट नहीं किया जाता। तो यहाँ पे मेहनत का शनि जो है मेहनत को दर्शाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम बाकी ग्रहों की जो सिंपल प्रेडिक्शन है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं भावों के स्वरूप पे। भावों का स्वरूप क्या होता है? भावों के स्वरूप का अर्थ है कि एक भाव उसका नेचर क्या है, वो किस प्रकार से हमारे जीवन में अच्छाई लाएगा या बुराई लाएगा, ये हम भावों के स्वरूप से जानते हैं। कल क्लास के अंदर हम इस पे ज्यादा अच्छे से डिस्कशन करेंगे, एक एक ग्रह को, एक एक भाव को लेके चलेंगे। आज हम सिर्फ उसके बारे में जानते हैं ताकि कल हम उसकी अच्छे से तुलना कर सकें। जो हमारे यहाँ पे आप देखेंगे एक डायमंड की शेप बनी हुई है, जो अंदर के भाव हैं 1, 4 और 10, 7। 1, 4, 7, 10 इनको हम केंद्र भाव बोलते हैं, समभाव भी बोला जाता है इनको। ठीक है, एक को हम लग्न कहते हैं, इसलिए केंद्र भाव के अंदर हम सिर्फ 4, 7 और 10वें भाव को लेते हैं। यहां हम राशि को नहीं लेंगे, भाव को लेंगे। 4, 7 और 10 ये केंद्र भाव है। इसी तरीके से त्रिकोण भाव है। त्रिकोण भाव शुभ भाव भी बोलते हैं हम इसको। 1, 5, 9 त्रिकोण भाव बोले गए हैं, पर मूल रूप से 5 और 9 को त्रिकोण भाव बोला जाता है। त्रिक भाव, त्रिक का भाव, त्रिक मतलब होता है जो पीड़ा देने वाले भाव हैं। सबसे ज्यादा हमारे जीवन में जो हमें परेशान करते हैं वो त्रिक भाव कहलाते हैं। वो होते हैं 6, 8, 12। जब भी हम किसी चीज को, पीड़ा को कैलकुलेट करेंगे, दुख को कैलकुलेट करेंगे, तो हमें 6, 8, 12 भाव देखना होगा। इसी तरीके से मारक भाव हैं 2 और 7, ये हमारे लिए कष्टकारी भाव रहते हैं। समभाव मैंने बताया केंद्र भाव है। और फिर आते हैं तटस्थ भाव। तटस्थ भाव न्यूट्रल भाव होते हैं। ये जिस राशि के साथ या ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के अनुरूप अपना काम करने लगते हैं, तो इनको हम तटस्थ बोलते हैं। वैसे तो ये ना तो अच्छे फल देते ना बुरे फल देते। अगर ये अच्छी राशि में चले गए तो अच्छे फल देने लगेंगे, बुरी राशि में चले गए तो बुरे फल। इस तरीके से ये काम करते हैं। ये है 3, 2, 3 और 11। ठीक है, गुरुजी क्या 2 नंबर मारक भाव और तटस्थ भाव दोनों में आता है? हाँ जी, दोनों में आता है ये। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं केंद्र भाव क्या है। केंद्र भाव अगर आप देखेंगे तो ये जन्म कुंडली के बीच के हिस्से होते हैं। तो 1, 4, 7, 10 ये कुंडली के बिल्कुल बीच में है। इन भावों को समभाव बोला जाता है। ये हमें ना तो कोई अच्छे फल देते ना हमें बुरे फल देते, ये बिल्कुल तटस्थ रहते हैं। जो भी ग्रह इन भावों में बैठेंगे वो एक तरह से न्यूट्रल भावों में बैठे माने जाते हैं। इसके बाद इसको हम विष्णु भाव भी बोलते हैं।
केंद्र भाव को विष्णु भाव भी बोलते हैं। जैसे विष्णु अर्ध निद्रा में रहते हैं और लक्ष्मी देवी उनके चरण दबा रही हैं। उसी तरीके से 1 4 7 10 को ये बोला गया है कि निद्रा में रहते हैं। ये हमें ना तो अच्छे फल देंगे ना बुरे फल देंगे, ये न्यूट्रल रहते हैं। वहीं जो त्रिकोण भाव है इसमें हम 1 5 9 बोलते हैं, पर एक्चुअली 5 और 9 होते हैं। एक को हम लग्न होने के कारण गिनते हैं, क्योंकि लग्न के ऊपर किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता, इसलिए हम इसमें लग्न को लेते हैं। अदरवाइज इसमें हम 5 और 9 को ही त्रिकोण भाव में रखते हैं। अगर आप देखेंगे तो एक प्रकार का ट्राइन भी बना रहे हैं। एक से लेकर 5 तक लाइन खींचिए और 5 से 9 तक और 9 से फिर 1 तक। तो इनकी जो कैलकुलेशन आप देखेंगे तो हर एक भाव अपने से 5वें भाव को त्रिकोण भाव में लेता है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी जिस भाव से हमें कैलकुलेट करते हैं वहां से 5वां भाव त्रिकोण भाव कहलाता है। तो इस प्रकार ये एक ट्राइन का निर्माण करते हैं। 5 और 9 लक्ष्मी भाव भी कहलाते हैं। 5वां भाव हमारे ईस्ट को प्रदर्शित करता है और 9वां भाव हमारे भाग्य को प्रदर्शित करता है। तो एक व्यक्ति के जीवन में उसकी बुद्धि या उसका ईस्ट और उसका भाग्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इसको त्रिकोण भाव या लक्ष्मी भाव बोला जाता है। अगर किसी व्यक्ति का कोई ऐसा ग्रह है जो 1 4 7 10 और 5 9 से संबंध बनाता हो, ऐसे व्यक्ति के भाग्य के लिए या उस व्यक्ति के लिए हम बोलते हैं कि ये विष्णु लक्ष्मी योग या धन योग बना रहा है या राजयोग बना रहा है। तो इस प्रकार की कैलकुलेशंस होती हैं, ये हम कल देखेंगे कि हम इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आता है त्रिकोण भाव। त्रिकोण भाव जो है ये दुख, दर्द, पीड़ा, भय, परेशानी इनको दर्शाते हैं। तो जन्म कुंडली का 6ठा भाग, 8वां भाव और 12वां भाव ये हमेशा त्रिक भाव में काउंट किया जाता है। जो ग्रह इन भावों में आ जाते हैं वो पीड़ित हो जाते हैं, जो राशियां इन भावों में आ जाती हैं वो पीड़ित हो जाती हैं। तो उनके अनुरूप हम कैलकुलेशंस देखते हैं। इसके बाद जो है तटस्थ भाव है 2 3 11, ये तटस्थ भाव बताए गए हैं। ये भाव ना तो हमें अच्छे फल देते ना हमें बुरे फल देते, जिस ग्रह या राशि के साथ बैठते हैं उसके अनुरूप ये फल देना शुरू कर देते हैं। तो ये जो बेस है केंद्र भाव त्रिकोण भाव, ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब तक ये हमें क्लियर नहीं होगा हम कैलकुलेशंस में गड़बड़ियां कर सकते हैं। कैलकुलेशन करते हुए हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम जिस भी प्लेनेट को काउंट कर रहे हैं उस प्लेनेट को वो जिस घर में बैठा है वहीं से काउंट किया जाता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए सूर्य को हमने गिनना है, सूर्य लग्न में बैठा है, हमने देखना है सूर्य से 6ठा भाव, तो हम पहले घर को गिनेंगे पहला, दूसरे घर को दूसरा, तीसरे घर को तीसरा, चौथे घर को चौथा, 5वें को 5वां और 6ठे को 6ठा। तो हम ये कहेंगे कि सूर्य 6ठे घर को देख रहा है या सूर्य का इंपैक्ट 6ठे घर के ऊपर है। ठीक है, वैसे अभी ऐसा नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि सूर्य 6ठे भाव में बैठा हुआ है। अब अगर मैं ये बोलूं कि सूर्य से 6ठा भाव कौन सा है, सूर्य 6ठे भाव में और सूर्य से 6ठा कौन सा है, तो इसको हम पहला भाव गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो जो आय का भाव है वो सूर्य से 6ठा भाव है। अगर मैं बोलूं सूर्य से 9वां भाव कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दूसरा भाव जो है वो सूर्य से 9वां भाव है। कैलकुलेशन हम इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब आते हैं दृष्टि के ऊपर। जैसे हमने पहले कैलकुलेशंस करी थी, अब हम उसके अंदर दृष्टि जोड़ते हैं। दृष्टि 2 प्रकार की होती है, एक सामान्य दृष्टि और एक अतिरिक्त दृष्टि या स्पेशल एस्पेक्ट। एक होता है नॉर्मल एस्पेक्ट और दूसरा होता है स्पेशल एस्पेक्ट। हर ग्रह अपने से 7वें घर को देखता है। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, शनि लग्न में बैठा हुआ है तो शनि 7वें घर को देखेगा। 100% रिजल्ट यहाँ पे आपने देगा, पहले घर में भी देगा और 7वें घर में भी देगा। ये इसकी एक नॉर्मल दृष्टि होगी। इसी तरीके से अगर मैं सूर्य को देखूं, सूर्य बैठा है मान लीजिए तीसरे घर में, तो ये अपने ऐसे 7वें घर को देखेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी सूर्य जो है 9वें घर को
सेवंथ एस्पेक्ट से देखेगा। ये इस तरीके से। सर देखने से क्या फर्क पड़ता है? देखने से भी वो 100% रिजल्ट देता है उसका भी। मतलब रिजल्ट का मतलब नहीं समझ में आया मुझे। देखिए जैसे सूर्य तीसरे घर में है, हम्म तो जो रिजल्ट उसने तीसरे घर में बैठ के देने हैं, हम्म वही रिजल्ट वो तीसरे घर में बैठ के 9वें घर के भी देगा। सर अच्छा हो बुरा हो सर? अच्छा हो बुरा हो, रिजल्ट देगा। देखिए कोई भी ग्रह अच्छा और बुरा नहीं है, वो उनकी स्थितियों पे और हमारे कर्मों पे निर्भर करता है कि ग्रह हमें अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा। मतलब जो इसका इफेक्ट तीसरे में आ रहा है वो नाइन्थ में भी सेम इफेक्ट आएगा। मतलब वो अगर सूर्य तीसरे घर में बैठा हुआ है तो नौवां घर जैसे भाग्य का स्थान है, हाँ जी, तो वो सूर्य भाग्य को भी देख रहा है। जी भाग्य को भी देख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, व्यक्ति अगर अब पराक्रम करेगा तो उसके भाग्य में सुधार आएगा। तो मतलब ये हमें देखने की जरूरत तब पड़ती है जब किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो और डायरेक्टली देखकर समझ में नहीं आए, तो हम देखेंगे कि उसकी दृष्टि कैसे पड़ रही है। हाँ जी। ओके, थैंक यू सर। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं बुध का। बुध बैठा हुआ है मान लीजिए चौथे घर में, तो इसका सेवंथ एस्पेक्ट कौन सा होगा, 10वें घर के ऊपर। तो चौथे घर में उसे जो चीजें आसानी से मिल रही हैं, उसी तरीके से व्यापार के अंदर भी उसे काफी आसानी रहेगी। सारी चीजें बुद्धि से व्यापार क्रिएट करेगा, बुद्धि से करेगा। तो प्रिडिक्शन हम एक बार में एक घर की ना करके 2 घरों की करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नॉर्मल एस्पेक्ट की बात सर कर रहे एक हैं। बात पूछनी है। जी, चौथे घर पे अगर बुध बैठा है तो साथ में अगर राहु बैठा हो तो क्या होता है? बुध और राहु साथ साथ बैठ जाएं। हेलो, हाँ जी हाँ जी। देखिए राहु जो है वो पाप ग्रह है और फैलाव का काम करता है, तो बुध के इम्पैक्ट को बहुत ज्यादा फैला देगा वो। हाँ जी। ठीक है, और उसके अलावा परेशानियां पैदा कर सकता है, संपत्ति बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। तो ऐसा व्यक्ति संपत्ति ज्यादा बढ़ने के बाद क्रूर स्वभाव का बन सकता है, क्योंकि उसके पास संपत्ति है, वो अपने आगे किसी को कुछ समझेगा नहीं। तो इस प्रकार राहु जो है संपत्ति को बढ़ाएगा पर उसके व्यवहार को खराब कर देगा। और ये जरूरी नहीं है कि स्वभाव खराब ही हो, वो राहु के एस्पेक्ट से देखा जाएगा कि राहु कैसे देखता है और क्या कर रहा है, कंडीशन के ऊपर निर्भर करेगा। अभी तो हम सिर्फ बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर ग्रह अपने से 7वीं दृष्टि को लेके चलेगा। अभी हम युति पे बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो जितने भी ग्रह हैं, जो हमारे 7 ग्रह हैं, हम यहाँ पे 2 छाया ग्रह को छोड़ के बात करेंगे। राहु केतु की अभी हम कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि राहु केतु पे अगर हम आएंगे कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। राहु केतु के एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो राहु केतु को छोड़ के हमारे पास जो 7 ग्रह हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, हम केवल इन 7 ग्रहों की बात करेंगे। तो सामान्य दृष्टि हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है। हर ग्रह अपने से 7वें घर को देखेगा और जिस घर में वो बैठा है उसके रिजल्ट, और जिस घर को वो देख रहा है उसके रिजल्ट देगा। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं, अतिरिक्त दृष्टि पे। अतिरिक्त दृष्टि का मतलब है स्पेशल नजर। स्पेशल नजर में हम 3 ग्रहों को गिनते हैं। एक है गुरु, जो गुरु ग्रह है ये 5वीं और 9वीं दृष्टि रखते हैं। 7वीं दृष्टि इनके पास भी है, ध्यान रखिएगा, मैं उसको नहीं ले रहा। मंगल, मंगल का जो एस्पेक्ट होता है या दृष्टि होती है वो 4वीं और 8वीं होती है। और उसके बाद है शनि। ये 3 ग्रह हैं जो स्पेशल एस्पेक्ट रखते हैं, स्पेशल नजर रखते हैं। शनि की जो दृष्टि है ये 3री और 10वीं होती है। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं और एक बार उसको फिर समझने की कोशिश करते हैं जो हमने पीछे देखा था। जी सर, एक मिनट सर, क्या इसका भी मतलब यही है कि अतिरिक्त दृष्टि में जो ग्रह जहां बैठा है वहां और 5 और 9 को भी सेम रिजल्ट देगा, यही मतलब? हाँ जी, हम मोटी मोटी बात से धीरे धीरे बारीकी की ओर जाएंगे। तो मैं एक बार उसको खोल लेता हूँ कुंडली को, फिर बताता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने सबसे पहले लिया शनि। शनि आपका पहले घर में बैठा हुआ है, तो ये पहले घर का इंपैक्ट रखेगा।
सातवें घर का इम्पैक्ट रखेगा, और इसकी तीसरी दृष्टि पराक्रम पे पड़ेगी, और 10वीं दृष्टि 10वें खाने या व्यापार पे पड़ेगी। तो ये इन चारों घरों का फल देगा। ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे शनि के स्थान पर मान लीजिए मंगल होता, सपोज कीजिए मंगल चौथे घर में होता, मंगल चौथे घर में है तो इसकी जो पहली दृष्टि है वो है 7वीं, तो ये 10वें घर को देखेगा। उसके बाद चौथी और 8वीं दृष्टि है, तो हम मंगल से गिनना चालू करेंगे, 1 2 3 4। तो मंगल जो है पार्टनर के स्थान को भी देख रहा है चौथी दृष्टि से, और 8वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी, 5 6 7 8 आय के स्थान पर। मंगल एक क्रूर ग्रह है, हमारे जीवन में कठिनाइयां लाता है, तो ऐसे व्यक्ति का पार्टनर के साथ तालमेल बिगड़ जाएगा, या पार्टनर के साथ तालमेल बैठाने में दिक्कतें आएंगी। इसी प्रकार उसका मंगल जो है 11वें घर को देख रहा है, तो मंगल जो है 11वें घर को देखने के कारण वहां पे भी कठिनाइयां ला देगा। पर ऐसा व्यक्ति यदि मंगल की पूजा करे, मंगल के उपाय करे, जो भी जरूरत हो उसके अनुसार, तो यही दोनों घर उसके बहुत अच्छे हो जाए। ठीक है। अब हम बात करते हैं बृहस्पति की। सपोज कीजिए बृहस्पति आ गया अष्टम स्थान पे, गुरु, तो गुरु की 7वीं दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर पे, तो गुरु 8वें घर का मालिक हो गया, दूसरे घर का मालिक हो गया। और बाकी जो 2 दृष्टियां हैं 5वीं और 9वीं, वो देखते हैं, 1 2 3 4 5। तो गुरु जो है मोक्ष के घर को देख रहा है, तो मोक्ष कारक भी बन गया। फिर आगे देखते हैं 6 7 8 9, संपत्ति को देख रहा है, माता के पक्ष को, सुख के पक्ष को देख रहा है, और गुरु एक सौम्य ग्रह है, तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को आसानी से संपत्ति या मां का सुख मिल जाएगा। ठीक है। ये हमारे एस्पेक्ट्स थे, जो स्पेशल एस्पेक्ट्स होते हैं वो थे, और नॉर्मल एस्पेक्ट्स होते हैं वो थे। तो हम कैलकुलेशन के अंदर इन एस्पेक्ट्स का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ 1-2 बातें हैं, उनका ध्यान रखना होता है। जैसे गुरु जिस स्थान पर बैठेगा, या हम ये बोल सकते हैं गुरु जिस भाव में बैठेगा उस भाव को खराब कर देगा। जिस पे देखेगा, यानी इसकी जो 5वीं और 9वीं दृष्टि पड़ेगी, वहां पे हम ये कहते हैं कि गंगा जल की तरह पवित्र कर देगा, या उन खानों को शुद्धता देगा, बढ़ा देगा, अच्छाई देगा उन खानों से संबंधित। पर जिस भाव में बैठा होगा उसको खराब कर देगा, और जिसको देख रहा होगा उसको कमजोर कर देगा। एक को खराब करेगा, एक को कमजोर करेगा। शनि जिस घर में बैठेगा उसको अच्छा कर देगा, जिस घर को देखेगा 7वीं दृष्टि से उसको कमतर कर देगा, और जहां पर वो स्पेशल दृष्टि डालेगा 3रे और 10वें, उनमें कठिनाइयां ला देगा। तो गुरु जहां बैठता है उसको खराब करता है, शनि जहां बैठता है उसको अच्छा करता है। गुरु जहां दृष्टि डालता है उनको अच्छा करता है, शनि जहां दृष्टि डालता है उनको, मतलब उस पक्ष में हमारे जीवन में कठिनाइयां ला देता है। तो हमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1, हमारे सौम्य, मेलेफिक और बेनिफिक प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, किस घर में बैठ रहे हैं, किस घर पे दृष्टि या एस्पेक्ट डालते हैं। इन सब चीजों को कैलकुलेट करके जब आप किसी को प्रिडिक्शन करते हैं तो प्रिडिक्शन अच्छी जाती है। अब यहाँ पे हमें, जैसा यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है प्लेनेट हाउस, ये हमने कल स्टडी कर ली थी। आज हमने एस्पेक्ट के बारे में बात करी, प्लेसमेंट के बारे में बात करी। अब बात करते हैं कंजक्शन के बारे में या युति के बारे में। युति का अर्थ होता है जब 2 ग्रह, 2 या 2 से अधिक ग्रह किसी एक खाने में बैठे हो, जैसे बुध और सूर्य एक घर में हो गए, या बुध सूर्य मंगल एक घर में हो गए, इसको हम बोलते हैं कंजक्शन। ठीक है। गुरु 8वें घर का बैठा हुआ
तो चंद्रमा भी यहीं आके बैठ गया, तो ये हो गई कंजेशन। कंजेशन के अपने अलग रिजल्ट होते हैं, क्लियर है। कंजेशन के बाद आता है, हमने यहाँ एस्पेक्ट दृष्टि देखी, युति देखी, स्थान देखा। अब हम बात करते हैं भाव की। यहाँ जो आपका नंबर लिखा हुआ है, एक नंबर, ये हाउस लॉर्ड कहलाएगा। 2 नंबर हाउस लॉर्ड कहलाएगा। 3 नंबर ये हाउस लॉर्ड है। लॉर्ड किसका है? जिस घर में बैठा हुआ है। घर अपनी एक क्वालिटीज रखते हैं, उनका अपना एक व्यवहार या एक पैटर्न होता है। ये सुख का घर है, ये जया घर है, पत्नी का घर है, या कर्म का क्षेत्र है। उनके जो लॉर्ड होते हैं, या ये कह लीजिए उनके जो मकान मालिक होते हैं, उनके अनुसार भी घर अपने रिजल्ट देते हैं। और इन सब के बाद आते हैं कारक तत्व। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसका कोई ना कोई पर्यायवाची रहता है। जैसे पहला घर मेष राशि का है, मंगल इसका स्वामी है, लेकिन कारक के रूप में हम देखेंगे सूर्य को। क्यों? क्योंकि ये पर्सनैलिटी को इंडिकेट कर रहा है, और हमारी पर्सनैलिटी के लिए हमारा आत्मकारक कौन सा है? आत्मकारक ग्रह कौन सा है? सूर्य। तो यहाँ पे हम आत्मकारक के रूप में सूर्य को रखते हैं। तो जब हम प्रिडिक्शन करते हैं तो लग्न से, सॉरी, राशि से, राशि स्वामी से, यानी हाउस से, हाउस लॉर्ड से, प्लेनेट से, एस्पेक्ट से, कंजेशन से, इन सब चीजों को मिला के हमें प्रिडिक्शन करनी होती है। और जब हम इन सारी चीजों का ध्यान रखे किसी को प्रिडिक्शन करके देंगे तो बिल्कुल परफेक्ट होगी। अब यहाँ पे एक आप चार्ट बना सकते हैं, चार्ट बना लीजिए। इसके द्वारा हम लोग आसानी से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। सिर्फ इसका एक हिंट दे रहा हूँ मैं आपको। आप इस तरीके का एक चार्ट बना लीजिए। सबसे पहले आती है प्लेसमेंट। इसके बाद आता है कंजक्शन, सॉरी, एस्पेक्ट। और फाइनली हम लेते हैं कंजक्शन। फिर हम लेते हैं भाव। उसके बाद भाव स्वामी। और फाइनली हम लेते हैं कारक तत्व। तो कल हम लोग इस बारे में डिस्कशन करेंगे, इसका हम प्रयोग प्रेडिक्शन के दौरान किस तरीके से करते हैं। ये चार्ट बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज और लेते हैं,
जैसे सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है, उसका जन्म जो है वो कर्क राशि में हुआ है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, तो उसका जो लग्न कहलाएगा वो लग्न जो है यहाँ आ जाएगा। तो आपने अपनी जन्म कुंडली देखी होगी, उसमें नंबरिंग इसी तरीके से होती है। तो पहले नंबर पे अगर कर्क आ गया है तो यहाँ से सारी नंबरिंग जो है कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है। तो 4 के बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। इसको हम वैदिक कुंडली बोलते हैं, और हम लोगों की जो कुंडली होती है वो वैदिक होती है। पर हम जब पढ़ना शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं, तो हमें जो काल पुरुष की कुंडली है उसका ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है, तभी हम अच्छे से प्रिडिक्शन कर पाते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये जो कुंडली बनी, ये कर्क लग्न की कुंडली बन गई है, ठीक है। तो आप लोगों की जो कुंडली होगी वो वैदिक कुंडली होगी, और वो किसी भी लग्न से चालू हो सकती है। अब यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। किसी का कोई सवाल है? सर आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो। मैम आप निश्चिंत होकर पढ़िए, मैं आराम से पढ़ाऊंगा, आप सर इसको रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको कल कुछ नहीं समझ आएगा मैं कल फिर बताऊंगा। हाँ सर, जैसे अभी ये हमारी 12 राशियां आपने बताया कि एक में सूर्य बैठा हो तो क्या होता है, 2 में, 3 में, तो इस तरह सर 1 से 12 तक जो राशियां हैं उसका क्या हमें कोई वीडियो या मिलेगा जो हम अपना नोट्स बना पाए उसके? हाँ जी, सब कुछ मिलेगा आपको। ओके सर। अभी अभी आप ये समझ लीजिए कि पहले 3 दिन मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं और कैसे कैसे करेंगे। फिर हम जब स्टेप बाय स्टेप पे आएंगे सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ओके सर। सर एक से सर एक ज्यादा क्वेश्चन था। सर एक से ज्यादा ग्रह बैठने से एक हाउस में क्या होता है सर? हम सारे हाउसेज अपना जो मान लीजिए जैसे एक घर में कई ग्रह बैठ गए, तो सारे ग्रह अपने दशा आने पर अपना अपना असर दिखाते हैं। लाइफ इजी होगी, कॉम्प्लिकेटेड होगी, ये हम उसके मैलेफिक और बेनिफिक प्लैनेट के उससे देख रहे हैं, कंडीशन से। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे मंगल बैठ गया, बुध बैठ गया, सूर्य बैठ गया और शुक्र बैठ गया, वो भी बना दो। तो यहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट है, बेनिफिक है या क्या है, आप बताइए। मैलेफिक है। ज्यादातर मैलेफिक है ना, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन कठोर होगा, इजीली कुछ नहीं मिलेगा, तो मेहनत करनी पड़ेगी। शुक्र एक बेनिफिक प्लैनेट है, मंगल जो है वो मैलेफिक प्लैनेट है, ये बेनिफिक है ये मैलेफिक है। सूर्य क्रूअल प्लैनेट है। तो तीनों अलग अलग तरीके के नेचर के बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति का नेचर में तीनों की खूबियां मिली जुली रहेगी। जिसकी भी दशा आएगी बुध उसके तरीके से काम करने लगेगा। ठीक है सर एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं सर जैसे कि आपने यहाँ पे ये सब ग्रह बताए, तो सर कोई ग्रह चाहे कठोर है चाहे सौम्य है, सर किस राशि में या भाव में पड़ रहा है उसका भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर। हाँ जी, अब मान लीजिए जैसे सूर्य जो है शनि के घर में बैठता है तो वहां पे जाके ये कमजोर हो जाएगा। हाँ जी। लेकिन शनि अगर सूर्य के घर में आता है तो वो स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि वो बेटा है। हमें कुछ जी जनरल चीजों का ध्यान रखना होता है, रिलेशंस का ध्यान रखना होता है, ठीक है। लेकिन जी अगर सर। हम उसकी मार देखेंगे तो सूर्य पिता है वो क्रूर हो गया उसके लिए। हम्म। दशा में अगर शनि सूर्य के घर में जाता है और व्यक्ति मेहनत नहीं करता तो सूर्य जो है वो विपरीत प्रभाव देने लगेगा, क्रूर हो जाएगा उसके लिए। और सर आप जो दृष्टि बता रहे हैं सर, दृष्टि में भी कुछ एंगल रहते हैं, क्योंकि कहीं कहीं हमने सुना था कि ये इसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, तो अगर पंचम दृष्टि भी है तो उसका फल नहीं आ रहा है, तो सर वैसा भी कुछ रहेगा सर कैलकुलेशन में बाद में। हाँ जी, अब मान लीजिए जैसा मैंने बताया सूर्य जो है इसकी सिंगल दृष्टि है, 7वां घर है, हाँ जी। ठीक है। ये सिर्फ 7वें घर को देखेगा, 7वें हाँ घर पे जो भी इम्पैक्ट डालेगा ये ऊपर से नीचे की ओर डालेगा, तो एक मेल हो गया एक ही मेल हो गया।
एक हाँ सूर्य जी। में मेल की कैटेगरी आएगी, उसका नेचर मेल की तरीके से होगा, और दूसरा सूर्य जहाँ पे दृष्टि डाल रहा है वहां पे फीमेल की कैटेगरी। जी। ठीक है, वो जिस राशि में बैठा है उसके साथ उसका क्या संबंध बनता है वो भी हमें देखना होगा। तो उसके लिए नैसर्गिक मित्रता का चार्ट होता है, उसके रूल्स जी। को फॉलो किया जाता है। तो अभी हम आगे की क्लासेस में उस पर भी डिस्कशन करेंगे। सर अगर जुपिटर जी सर, छठे घर थैंक में बैठ जाए, जी वो तो रोग ऋण का घर है, तो हाँ जी। वहां वो अगर वहां प्लेस्ड है तो वो उसको ऋण और रोग बढ़ाएगा कि खत्म करेगा उन्हें? देखिए, गुरु के बारे में ये कहा जाता है कि गुरु जिस घर में बैठता है उसे खराब कर देता है। खराब कर देता है। हाँ जी। तो ऋण रोग शत्रु में अगर वो बैठ गया हाँ तो जी। उसको अच्छा करेगा या खराब करेगा? और वर्ष रोग बना देगा सर। नहीं, ऋण रोग शत्रु का प्रभाव को कम कर देगा, वो खराब कर दिया ना उनको। अच्छा अच्छा, अगर बुरे वो घर में बैठा है यानी क्रूर, जहाँ पे रोग ऋण है तो उसको वो खत्म कर रहा है, यानी गलत प्रभाव को खत्म कर रहा है। और अच्छे ग्रह में बैठा है, अच्छे भाव में बैठा है तो अच्छा प्रभाव खत्म कर रहा है। हाँ, अगर अच्छे घर में बैठ गया तो अच्छे प्रभाव को खत्म कर देगा। यहाँ रोग ऋण यानी को खत्म करेगा इधर जी, छठे यहाँ घर। को खत्म करेगा। ठीक है, ओके, लेकिन थैंक यू यहाँ सर, थैंक यू। प्रेडिक्शन दूसरी बनेगी कि गुरु जो है वो सौम्य ग्रह है। जी। सौम्य ग्रह होने के कारण ये चीजों को उठाने का काम भी करता है। तो गुरु जब किसी घर में बैठा है, खासकर विशेषकर छठे या आठवें घर में या 12वें घर में, तो यहाँ पे हाँ ये जी। गिराने और उठाने का काम करते हुए तटस्थ हो जाता है। ना तो ये अच्छे फल देता है ना बुरे फल देता है। तो ये ओके। जिसकी राशि में बैठेगा या जिसके साथ बैठेगा उसके अनुरूप फल देगा। ओके। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए क्रूर ग्रह बैठ गया। क्रूर कौन है? चंद्रमा, सॉरी, शनि नहीं। या मंगल बैठ गया, जी। या शनि और मंगल दोनों बैठ गए, तो ये दोनों क्रूर है। हम्म। तो इनके आगे षड रिपु की नहीं चलेगी, वो कमजोर पड़ जाएंगे यहाँ पे, कमजोर हो जाएंगे। सर अगर मंगल और शनि की युति होती है तो इन दोनों का भी जैसे आपस में एक क्रूर ग्रह है, तो एक जल तत्व है, एक अग्नि तत्व है, तो सर ये क्या मतलब मिला जुला इफेक्ट भी नहीं देंगे या एक दूसरे की शक्ति क्षीण कर रहे हैं ये? देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि जिनका समय होगा या जिनके प्रभाविता बड़ी होगी, अंश ज्यादा होंगे, उनका प्रभाव अच्छा माना जाएगा। जी। अगर अग्नि का प्रभाव ज्यादा है और पानी जल का प्रभाव कम है, तो ऐसी अवस्था में क्या हाँ होगा, जी। जब अग्नि पे जल गिरता है तो अग्नि और भभकती है। हाँ जी। लेकिन अगर वायु तत्व ज्यादा हो या तेज तत्व ज्यादा हो और अग्नि कम, यहाँ पे अग्नि जल ही नहीं पाती, तो शनि के आगे मंगल की नहीं। सर नहीं अगर चलेगी। ठीक है, लेकिन गुरु फर्स्ट हाउस एक में हो नॉर्मल कहानी है कि हनुमान जी ने शनि को कंट्रोल कर लिया था। हाँ जी। तो हमें चीजों को मिला प्रेडिक्शन बनाना। तो जब आप किसी की प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं, उस दौरान आपकी अंतरात्मा से जो आवाज आती है वो आवाज हमेशा सत्य होती है, उसका भी पालन करना होता है। तो इसके लिए हम कुछ मंत्रों का जाप करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो इंटेलेक्चुअल है वो एक्टिव हो जाता है। तो आपकी कई बार प्रेडिक्शन केवल इंटेलेक्चुअल से ही निकलेगी, कैलकुलेशंस में मायने नहीं रखती। जी सर। सर अगर गुरु फर्स्ट हाउस में है तो वो सेल्फ अपने को ही खराब करता है क्या? खराब कर देगा? जी 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 जी। अगर गुरु फर्स्ट हाउस में आ गया तो व्यक्ति ज्ञानवान होगा, हम्म। उसके पास हद से ज्यादा नॉलेज होगी। और गुरु कौन है? गुरु है ज्ञानवान होगा। हाँ, ज्ञानवान, नॉलेज बहुत होगी। सर वो आपका वॉइस थोड़ा मैम किसी ने माइक खोला? सर एक बार प्लीज रिपीट कर देंगे, ये जो बोला आपने, आवाज इको कर रही थी। एक मिनट सर। सर एलकेजी के क्लास में 10th क्लास का सिलेबस, हाँ जी, ऐसा लग रहा है कि एलकेजी के क्लास में 10th क्लास का सम पढ़ा रहे हैं सर। नहीं सर, अभी आपकी सिर्फ आप ये कह लीजिए कि मैंने आपको जो है A to Z सारा बता दिया है। अब इसको ब्रेक करके जो नहीं सर, जो मैं श्याम गुरु जी, मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे, जो अभी जैसा आपने मैडम ने पूछा था एक ही साथ में 2-3 भाव के बारे में या एक ही साथ 2-3 चीजों के लिए, अगर एक बार बेसिक से सारे हम सीख लें, तो अगर हम में से कोई भी गुरुजी से प्रश्न करते हैं तो सभी को उस चीज के लिए सीखने के लिए मौका मिलेगा। तो हमें ये देखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा गुरुजी को समय दें कि वो बेसिक्स हमें पहले सिखा दें। हाँ, ये जो हमारी नेक्स्ट वीक की क्लास होगी ना, फ्राइडे सैटरडे संडे की, उसमें मैं आपको बिल्कुल शुरू से लेके चलूंगा और एक एक चीज को क्लियर करता हुआ चलूंगा।
ठीक है, किसी का कोई सवाल हो, कुछ पूछना तो पूछ लीजिए, टाइम हो रहा है, हम लोग क्लोज करते हैं। सर आपने गुरु के सर बारे में एक कुछ आखिर में बताया था, वो जरा समझ नहीं आया क्योंकि आवाज इनको कर रही थी। आपने बताया जिस जगह बैठा होता है। एक मिनट सर, मैं आवाज इको, आपकी भी आवाज इको हो रही है, मैं वही देख रहा हूँ इसको कहाँ से बंद करूँ। सर एक बार आप दोबारा बोलिए, आपका प्रश्न क्या था गुरु? अभी सर किसी एक ने किया? क्वेश्चन पूछना है मुझे आपसे। हाँ जी, हाँ जी। सर मेरा बेटा है, तो उसकी कुंडली है सिंह लग्न की, और उसका गुरु है लग्न में, और 10th हाउस में उसका सूर्य है, शुक्र है, और बुध है, और 11वें में। अभी प्लीज पर्सनली क्वेश्चन ना पूछो, वो में से आप पर्सनली मुझे अपना वो भेज दीजिएगा, मैं देख पाऊँ। ओके। अभी जो पढ़ा है उसको पूछना है तो पूछना चाहिए। किसी और का कोई सवाल है जो अभी जो पढ़ा है उससे संबंधित कोई सवाल हो तो वो पूछ लीजिए। सर कोई भी ग्रह किसी पर्टिकुलर हाउस में शुभ या अशुभ कैसे हो जाता है, या कैसे पता करें कि ये कमजोर है, ये मजबूत है कोई ग्रह? इस पे कल की क्लास में आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। और किसी का सर जैसे अब एस्ट्रोसेल से कुंडली निकाल ली है, तो किसी पे तो लिखा हुआ है ना कि लगन में सूर्य है या 2 नंबर में बुध है, तो कईयों पे सर 2 बॉक्सेस में सिर्फ खाली 11-12 लिखा है, लेकिन उसके आगे कुछ लिखा नहीं कि इसका जैसे कोई गुरु या शुक्र इस तरह, इसका क्या मतलब है? देखिए, वो जो स्थान होते हैं वो खाली होते हैं, वहां पे प्लेनेट नहीं है, या तो वहां पे किसी की दृष्टि पड़ रही होती है, या वो किसी से कोई संबंध बना रहे होते हैं, वो प्रिडिक्शन फिर उनके हिसाब से बनती है। ओके, मतलब कि यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं बैठा, ये मानेंगे अभी? हाँ जी, अभी यही मान के चलेंगे, वहां कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ। जैसे देखिए यहाँ पे सिर्फ गुरु रखा है मैंने, गुरु बस लग्न में बैठा हुआ है, बाकी सारे घर खाली हैं। जी जी जी। अब हम इनकी प्रिडिक्शन करें तो कैसे करेंगे? तो हम इसको लाल किताब की कुंडली में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके अनुसार इसकी प्रिडिक्शन की जा सकती है। तो जब हम इसको घुमाएंगे तो गुरु जो है चौथे घर में आ जाएगा, फिर उसके एस्पेक्ट के अनुसार हम उसकी प्रिडिक्शन आराम से दे सकते हैं। ये आगे हम सीखेंगे? हाँ जी, सारा सीखेंगे आप। जी ठीक है सर। सर हम इतना सीख जाएंगे ना कि अपनी कुंडली खुद देख पाएंगे? मैम सिर्फ 6 क्लासेस में आप इतना सीख जाएंगे, नेक्स्ट 6 क्लासेस में। ओके सर। गुरुजी एक चीज पूछनी थी जी। अगर शनि और गुरु एक ही ग्रह में बैठे हों, एक ही लगन में या किसी पर्टिकुलर जगह बैठे हों, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा कुंडली पर? शनि और गुरु, क्योंकि शनि तो बढ़ा देगा और गुरु घटा देगा जी। अगर दोनों एक ही उसमें बैठे हों, 1 नंबर या 2 नंबर पर। चलिए हम ले लेते हैं शनि और गुरु लग्न में बैठे हुए हैं जी। जब 2 प्लैनेट्स की युति होती है तो दोनों में से जिसका समय चल रहा होता है वो बलवान होता है। ठीक है, इसको हम महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा में कैलकुलेट करते हैं। और जब हम सिंगल प्रिडिक्शन करते हैं किसी व्यक्ति की, तो गुरु भी इसके व्यक्ति के व्यक्तित्व में शामिल है और शनि भी शामिल है। तो यहाँ पे गुरु इसकी पर्सनैलिटी को डाउन करेगा, जबकि शनि इसकी पर्सनैलिटी को उठाएगा। तो ऐसे व्यक्ति अपने लिए इंटरनल रूप से हानिकारक होगा, लेकिन लोगों के लिए एक्सटर्नल रूप से लाभकारी होगा। क्लियर है? धन्यवाद गुरुजी। सर एक सवाल पूछना था। हाँ जी। सर 7वें घर में सूर्य, मंगल और बुध तीनों हैं, तो क्या युति बनेगी? सूर्य, मंगल और बुध तीनों है। हाँ जी। हमने सबसे पहले ये देखा कि 7वां घर पति पत्नी का है। अब यहाँ पर हम प्रिडिक्शन क्या करेंगे? मंगल मैलेफिक प्लैनेट है, सूर्य क्रूअल प्लैनेट है, और बुध जो है वो सौम्य प्लैनेट है। तो अगर हम अलग अलग प्रिडिक्शन देखते हैं तो ये तीनों का प्रभाव उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ेगा। ठीक है? अच्छा। होगा, क्रूर भी होगा, और उसके जीवन में कठिनाइयां भी आएंगी। तो जब जिस ग्रह की दशा लगेगी वो ग्रह उसी तरीके से एक्टिव होगा। यहाँ पे हम दशाओं को मानेंगे फिर। अच्छा। हाँ। तो सर इसकी दृष्टि कैसे समझेंगे, कहाँ पड़ रही है? हाँ, दृष्टि बताता हूँ। जैसे सूर्य की केवल 7वीं दृष्टि होती है तो सूर्य लग्न को देख रहा है,
तो ऐसा अच्छा। व्यक्ति जो है वो सूर्य से प्रभावित होगा, प्रतिष्ठा का, मान का, नियम का पक्का होगा। ओके। ठीक है। ड्रॉबैक क्या होंगे? घर परिवार से दूर रहेगा, बिजनेस में या बाहर अपना समय ज्यादा लगाएगा, क्योंकि इसको प्रतिष्ठा या फेम चाहिए। ओके। बुध की दृष्टि केवल 7वीं होती है, बुध 7वें घर लग्न को देखेगा। अच्छा तो सर, बुध लग्न में जैसे कोई भी ग्रह नहीं है, सिर्फ उसमें 9 नंबर लिखा हुआ है बस। कोई बात नहीं, उससे नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ना। चलिए मैं नंबर लाकर डाल के दिखाता हूँ, फिर आपको उससे और क्लियर होगा। अगर नंबर में इसमें 9 नंबर लिखा हुआ है, तो 9 के सामने कौन सा नंबर होगा? काउंट कर लीजिए। 9 के नीचे या साइड में, लेफ्ट या राइट? तो हम यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 सॉरी 9 10 11 12 1 2 3। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 3 नंबर लिखा होगा। हाँ जी, 3 नंबर लिखा सर। तो लिखा कैलकुलेशन हुआ। भी हो गई और नंबर भी हमें पता लग गया कि ये नंबर है। हाँ जी। 3 नंबर मिथुन राशि है, बुध की राशि है, तो बुध अपनी राशि में बैठा है। ओके। यहाँ पे ये बलवान हो गया है। अच्छा ठीक है। ठीक मंगल है। तीसरी राशि मिथुन राशि में बैठा है, सूर्य मिथुन राशि में बैठा है। यहाँ पे ये हो गया कि सूर्य मंगल बुध मिथुन राशि में बैठे हुए हैं और अपने से सप्तम भाव को देख रहे हैं, यानी लग्न को देख रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति पे बुध का इम्पैक्ट आएगा, मंगल का इम्पैक्ट आएगा, सूर्य का इम्पैक्ट आएगा। ओके। अब हमारी मंगल की 2 दृष्टियां अलग होती हैं, स्पेशल एस्पेक्ट होते हैं। तो मंगल चौथे घर को देखेगा, तो मंगल 1 3 4, मंगल जो है कर्म को देख रहा है। चौथे घर में 12 गुरु। यहाँ पे गुरु बैठा हुआ है। रुकिए, कोई ग्रह बैठा हुआ है या नहीं है? गुरु है सर। यहाँ पे ले लेते हैं 3 4 5 6, यहाँ पे 6 नंबर होगा ना? नहीं, 12। 12 कैसे हो सकता है? सर चौथे घर में तो 12 ही है और अच्छा 6। चौथे घर में बोल रहे हैं आप? हाँ जी। और 6वें घर में तो सर है एक दूसरे शुक्र। रुकिए मैं नंबर डाल लेता हूँ। 9 ये हो गया, 3 4 5 6, 6 ये आ गया, 2 ये आ गया, 5 9 8। ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है। सिंपल ले लीजिए। देखिए अब हम यहाँ से दृष्टि देख रहे हैं, तो मंगल की दृष्टि आगे की ओर देखेंगे तो चौथे घर यानी 6 नंबर पे पड़ेगी मंगल की दृष्टि। 6 नंबर पे। 3 ठीक है। तो एक कर्म का भाव है। अच्छा। कर्म का भाव होने के कारण मंगल जो है मेहनत का, लड़ाई झगड़े का, ऊर्जा का प्रतीक है। तो ऐसा व्यक्ति काम धंधे में काफी अग्रेसिव रहेगा, काम धंधे को लेके काफी अग्रेसिव रहेगा, हो सकता है लोगों से लड़ाई झगड़ा भी हो। वहीं अगर मंगल जो है ऐसा व्यक्ति यदि टेक्निकल काम करता है, जैसे टेक्नीशियन है, किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, टेक्नीशियन है, इस तरीके का काम कर रहा है, तो ये मंगल उसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। वहीं मंगल अगर नॉन टेक्निकल काम करता है तो ये उसके लिए हानिकारक हो जाएगा। अच्छा, जैसे सर कोई जैसे मंगल है लेकिन वो कोई जॉब नहीं कर रहा, घर पे ही है। जॉब के लिए तो आपको फिर छठा घर देखना होगा कि छठे घर में इस समय कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, वो गोचर में चला जाएगा। ओके। प्लूटो और यूरेनस। यूरेनस और प्लूटो को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ अंक लेंगे। तो 2 का अंक बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है यहाँ पे। तो शुक्र किस घर में बैठा हुआ है? 6वें घर में सर। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, छठे घर में बैठा हुआ है। हाँ सर, छठे घर में बैठा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। 2 लिखा है, छठे घर में बैठा हुआ है। अब ये जो है शुक्र जो है ये पीड़ित हो गया है, तो आपको यहाँ पे शुक्र के उपाय निकालने होंगे ताकि उस व्यक्ति का मन जो है काम में करने लगे। अच्छा। वो इस समय विलासता का जीवन जी रहा है। ठीक है सर। सर आप गुरु के बारे में बता रहे थे। जी, गुरु लग्न में है। हाँ, गुरु लगन में हो साथ में और शुक्र साथ में बैठा हो तो उसके साथ कैसा प्रभाव होता है? गुरु और शुक्र दोनों ही अगर देखेंगे आप तो गुरु हैं। हाँ। एक राक्षसों के गुरु हैं और एक देवताओं के गुरु हैं। जी। यहाँ पे इस व्यक्ति के अंदर गुरु के गुण होंगे और समय के अनुसार
अपने आप को बदलने की क्षमता भी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति अवस्था के अनुरूप अपने आप को ढाल सकता है। अब यहाँ पे राशि कौन सी लिखी है और ये किस ग्रहों के द्वारा दृष्ट है, उसके अनुसार प्रिडिक्शन बनेगी। जैसे सर वृश्चिक राशि हो उस पे। वृश्चिक राशि हो तो मंगल का हाँ असर आ गया 8 हाँ नंबर। हाँ अब ये जो राशि है ये क्रूर है, जी जो अशुभ राशि है उसमें बैठा है, और ये व्यक्ति शुक्र से प्रभावित माना जाएगा। जी ठीक है, अगर ये अपने जीवन में शुक्र को लाता है तो इसका जीवन ज्यादा सरल होगा। अगर ये अपने जीवन में गुरु को लाता है तो जीवन जो है कठोर हो जाएगा। कठोर हो गया। तो तो ऐसे ये व्यक्ति को शाम को अपने घर में ये व्यक्ति शुक्र को कैसे लाएगा अपने जीवन में? सर काम धंधा करके, कपड़े लत्ते पहन के, पर्सनैलिटी को डेवलप करके, जैसे परफ्यूम लगा के रखना, साफ सुंदर धुले हुए कपड़े पहनना, फटे हुए कपड़े ना पहनना, या अब ये मेरी और आपकी इस बात तरीके से तो शुक्र एक्टिव हो जाएगा। तो हमें जब भी बात करनी हो तो ये प्रेस कर देंगे। ये चाहते हैं कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आप देखें तो हम इसे बंद कर देंगे, वो चाहते हैं देखें तो ये कर देंगे, और कुछ सवाल करना है तो ये हैंड है, हाथ उठाएंगे, फोटो लोगों के साथ है। सर आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही मुझे, थोड़ा सा माइक के पास बोलिए। सर मेरा एक सवाल है हाँ सर, जी। लग्न में 9 है ये कौन सी राशि मानी जाएगी? लग्न में अगर 9 नंबर लिखा है, हाँ 9 नंबर लिखा है, कोई ग्रह नहीं है। इसको हम बोलेंगे धनु राशि का है। ये 9 नंबर किसका है राशि पे देखिए, दिखाता हूँ एक मिनट आपको, ये चार्ट भेजे याद करना है आपने। यहाँ देखिए 9 नंबर लिखा है, हाँ 9 नंबर सर धनु राशि का। धनु राशि, गुरु इसका स्वामी है। ओके ठीक 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 है सर, थैंक यू। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के लिए। चलिए आप सभी को नमस्कार, कल मिलते हैं। कल हम ये जानेंगे कि कौन सा ग्रह किस राशि में शुभ होता है और कौन सा ग्रह किस राशि में अशुभ होता है। ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम। धन्यवाद सर। वेलकम। धन्यवाद सर। वेलकम सर। थैंक यू सर। सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू सर। लेकिन अभी स्पीड तेज है, थोड़ा सुधार में हो जाए।